कि मास्टर जून चिल्लाकर कहता है कि मुझे समझ आ गई ये लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानबूझकर यहाँ पर अपने ओपोनेंट्स को जख्मी नहीं कर रहे, उन्हें यहाँ पर सही सलामत छोड़ रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद रुहुआ उसे कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो मास्टर जून उसे कहता है बच्ची क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रही, ये सारे का सारा उस फीड यांग का ही प्लान लगता है कि उसी ने यहाँ पर ये सारा प्लान बनाया, इसके अलावा यहाँ पर और हो ही क्या सकता है। ये मत कहना कि तुम यहाँ पर इस सब बात को नोटिस नहीं कर पा रही, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के मुकाबले में डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके बावजूद वो सभी लोग चुपचाप वहाँ पर से नीचे उतरते आ रहे हैं, यानी कि वो हार कर चुपचाप सही सलामत वहाँ से आते जा रहे हैं। तो रुहुआ उसे कहती है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा आसान सी बात है, इसमें समझने वाली कौन सी बात है, जबकि वो सभी लोग वहाँ पर उनसे माफी की भीख मांग रहे हैं। तो मास्टर जून उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग इस वक्त डबल ड्रैगन गैदरिंग में है और जहाँ पर एक डिमोनिक पाथ के डिसाइपल्स जो है वो दूसरे डिमोनिक पाथ के डिसाइपल से फाइट कर रहे हैं, और जहाँ पर जब भी डिमोनिक पाथ के डिसाइपल्स एक दूसरे से फाइट करते हैं तो वो कभी किसी के ऊपर रहम नहीं करते, वो कभी किसी के ऊपर तरस नहीं खाते, और जब भी उनका ओपोनेंट चाहे उनसे माफी क्यों ना मांग रहा हो इसके बावजूद वो अपने ओपोनेंट को मार ही डालते हैं, जहाँ पर बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। लेकिन डीमन स्कीमिंग सेक्टर वालों की ये स्कीम है। तो रुहुआ कहती है कि स्कीम का क्या मतलब है। तो मास्टर जून कहते हैं कि स्कीम का मतलब यह है कि जो डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग हैं वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं, वो दूसरी तरफ से बीस्ट गेमिंग सेक्टर के लोगों को जख्मी नहीं कर रहे, उन्हें सही सलामत छोड़े ताकि वो अगले कंपटीशन में हमसे फाइट कर सके। वो चाहते हैं कि जहाँ पर हमसे बदला ले सके, वो इस तरह हमसे बदला ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमारे काफी सारे पॉइंट्स छिन जाएंगे। तो रुहुआ अपने मास्टर से कहती है लेकिन मास्टर ये बात तो वहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं ना कि वहाँ पर बीस्ट गेमिंग सेक्टर के लोग उनसे माफी की भीख मांग रहे हैं कि उन्हें ना जख्मी करे, इसी वजह से दूसरी तरफ के जो डिसाइपल्स हैं यानी डीमन गेमिंग सेक्टर के लोग वो उनके ऊपर तरस खा के उन्हें वहाँ पर से छोड़ रहे हैं। तो मास्टर जून से कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई, मैंने पहले जहाँ पर तुम्हें यह बात बताई है कि ये हमारे राइटियर सीवन सेक्टर के जो राइटियर सेक्टर्स के रूल है कि अगर हमसे कोई माफी की भीख मांगता है हम उसके पर तरस खाते हैं, लेकिन डीमन गेमिंग सेक्टर के जो लोग हैं वो इससे ज्यादा अलग हैं। डिमोनिक पाथ के लोग कभी किसी के ऊपर तरस नहीं खाते, मैं तुम्हें पहले भी ये बात बता चुका हूँ। इसका मतलब यह है कि वो हमसे बदला लेने के लिए जहाँ पर बीस्ट गेमिंग सेक्टर के लोगों को छोड़ रहे हैं। तो उनका यंग मास्टर कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ क्या कर रहे हैं। जबकि सिस्टर चूचू उन लोगों से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम में से किसी को भी यहाँ पर ये बात करने का अधिकार नहीं है कि वो लोग हमारे साथ यहाँ पर बुरा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम लोगों को पहले यहाँ पर अपने गिरबान में जानकर देखना चाहिए, जब वो लोग यहाँ पर मुश्किल वक्त में थे तो क्या तुम लोगों ने उनकी मदद की थी। अगर वो लोग यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो रूल के अंदर रहकर कर रहे हैं तो फिर इस बात से मसला ही क्या है, हम लोग तो वैसे भी यहाँ पर फाइट करने के लिए ही आए हैं। अगर वो लोग यहाँ पर अपने ओपोनेंट्स को सही सलामत छोड़ रहे हैं तो ये रूल्स के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यंग मास्टर जो होता है वो सिस्टर चूचू से कहता है कि जूनियर सिस्टर तुम क्यों हमेशा यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर्स की साइड लेती हो, सिर्फ उस एक लड़के की वजह से है। तो सिस्टर चूचू से कहते हैं कि हाँ ये उस लड़के की वजह से है क्योंकि वो मेरा पुराना दोस्त है, उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, चाहे वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर ही क्यों ना हो, लेकिन जब भी कभी उसे मुश्किल वक्त आएगा मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे यहाँ पर राइटियर सेक्टर के लोगों के साथ ही यहाँ पर बहस ही क्यों ना करनी पड़ जाए, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो हमेशा यहाँ पर रूल्स के मुताबिक चलता है। वो कभी भी यहाँ पर कोई गंदी ट्रिक्स तो चलता है लेकिन रूल्स के बाहर निकलकर बिल्कुल भी नहीं करता, वो एथिक्स को फॉलो करता है, ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जबकि ऐसे लोग जो कि दूसरों के साथ सब कुछ करते हैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यंग मास्टर से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अगर वो भी यहाँ पर इस तरह के घटिया काम करना शुरू कर देगा तो तुम उसे भी डिस्पाइस करोगी, तुम उसे पसंद करना छोड़ दोगी। सिस्टर चूचू से कहती है लेकिन वो ऐसा करेगा ही नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। आज से कुछ साल पहले की बात है, हमारी फैमिली ने एक कंपटीशन को अरेंज किया था जहाँ पर एक पिल कंपटीशन हो रहा था। वहाँ पर एक बहुत ही महान पिल बनाने का मास्टर था, उसके साथ इसकी फाइट थी जहाँ पर इसने पिल्स बनानी थी, लेकिन ये बहुत ही आसानी के साथ और बड़ी तेजी के साथ पिल्स बना सकता था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर इसने ट्रिक्स को नहीं यूज किया और वहाँ पर अपने आप को शांत रखा ताकि वो लेट हो जाए। और दूसरी साइड के ऊपर से एक बंदे ने कहा कि उसने 1 सेकंड पहले यहाँ पर अपनी पिल बना लिया, हालांकि उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा लो थी। तो वो सभी उसकी बात सुनने के बाद कहते तो फिर क्या हुआ, क्योंकि इसकी क्वालिटी बेहतर थी तो इसका मतलब यह कि यहाँ पर पिल कंपटीशन में जीत गया होगा। तो सिस्टर चूचू से कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसने यहाँ पर जानबूझकर दूसरा जो इसका दुश्मन मास्टर था उसको जिताने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ से एक पिल मास्टर था जो कि पिल बनाने के लिए अपने लाइफ एसेंस को यूज कर रहा था, ये देखना चाहता था कि वो पिल बनाने के लिए क्या करेगा। तो उस पिल मास्टर ने वहां पर अपने लाइफ एसेंस को यूज किया ताकि वो इस कंपटीशन को जीत सके। तो ज़ूफैन ने फाइनली वहां पर सभी के सामने डिमोन्स्ट्रेट किया कि यही पिल मास्टर जो है इसने इस कंपटीशन को जीता है,
क्योंकि इसने यहाँ पर बेहतरीन क्वालिटी की पिल बनाई है, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम के ऊपर अपनी पिल को बनाया था। तो इस तरह का यहाँ पर दोनों की क्वालिटीज को भी देखा जाता तो दोनों का मैच वहाँ पर ड्रा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद जू फैन ने वहाँ पर अपने एडवर्सरी को जिता दिया। सिस्टर चूचू कहती है कि अब तुम लोग यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर इन दोनों में से बेहतर कौन निकला। तो रूबा कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये एक बेवकूफ है, अगर ये वहाँ पर जीतना चाहता तो बड़ी आसानी से वहाँ पर जीत सकता था, क्योंकि इसकी पिल की क्वालिटी दूसरे की पिल की क्वालिटी से ज्यादा बेहतर थी। तो वहाँ पर खड़े होकर ये कहने की क्या जरूरत थी, दूसरे मास्टर ने यहाँ पर उसे बेहतर पिल बनाई है। तो सिस्टर चूचू से कहती है क्योंकि ये इसी तरह काम करता है, पता होता है कब यहाँ पर हार मारनी है और कब यहाँ पर फाइट करनी है, ये इसका स्टाइल है। पहले तो मुझे भी वहाँ पर यही लगा था कि इसने यहाँ पर गलत किया है, इसने यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं किया, ये वहाँ पर जीत सकता था, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि इसने बिल्कुल ठीक किया है। तो वो सभी सिस्टर जो होती है उसकी बात सुन रही होती है, फिर साथ ही जू फैन की तरफ देखती है और कहती है क्या वाकई में एक जेंटलमैन है। उसी के साथ एक सिस्टर उससे पूछते है कि एक बात तो बताओ, क्या वो वहाँ पर जीत तो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उस एडवर्सरी का क्या हुआ जो कि उसका पक्का दुश्मन था। कंपटीशन खत्म होने के बाद क्या इस लड़के ने उसको मार दिया। तो सिस्टर चूचू कहती है कि हाँ, वहाँ पर सभी लोगों के सामने तो इसने बिल्कुल ऐसे ही किया था, सभी लोगों के सामने वो बंदा मर गया, लेकिन उसके बाद जब मैं एक बार इनके सेक्टर में गई थी, वहाँ पर जाने के बाद मैंने देखा कि वो पिल मास्टर जो था, जो इसका दुश्मन था, वो इसका एक एल्डर बन चुका है, इसकी फैमिली का एक एल्डर बन गया हुआ था और काफी हाई पोजीशन के ऊपर था। इसका मतलब यह है कि दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होगी और दोनों अब यहाँ पर एक दूसरे के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। सुनने के बाद वो लड़कियां और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो सिस्टर चूचू कहती है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, जू फैन वो करके दिखा सकता है जो कि इम्पॉसिबल है। हम सभी राइटियस कल्टिवेटर्स भी तो एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिमोनिक कल्टिवेटर्स के लिए भी ऐसा ही है, वो दोनों डिमोनिक कल्टिवेटर्स थे, तो दोनों ने एक दूसरे का साथ देना चूज किया। तो जुनून से कहते हैं कि सिस्टर चूचू, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक पाथ की तरफ और ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर राइटियस पाथ के ऊपर ही रहना चाहिए और इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो सिस्टर चूचू वहीं पर खामोश हो जाती है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर 10वीं फाइट स्टार्ट होती है। 10वीं फाइट में ग्रिजली बियर जो होता है वहाँ पर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ जाता है और कहता है कि सभी कावर्ड यहाँ पर अपनी 9 फाइट्स को हार चुकी हैं, लेकिन अब यहाँ पर इनको मैं दिखाऊंगा कि फाइट कैसे की जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ 3rd लेयर का रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है, तो मैं तो यहाँ पर इसे जान से ही मार डालूंगा। तो दूसरी तरफ से हमारा जू फैन जो होता है बड़े शांत होकर ऊपर की तरफ आ रहा होता है। तो मास्टर जैंग चिल्लाकर उसे कहता है कि जू फैन, याद रखना कि हमें हमारे प्लान के मुताबिक ही चलना है, तुम्हें इसे बिल्कुल भी जख्मी नहीं करना, बस यहाँ पर स्लाइटली हट करना और इसे अरीना से बाहर फेंक देना। तुम्हारा जू फैन कहता है अच्छा मुझे याद है, तुम यहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो, मुझे पता है कि यहाँ पर मैच को किस तरह खेला जाता है। जू फैन का मैच स्टार्ट होने वाला है और मास्टर जैंग चिल्लाकर उसे कहते हैं कि यहाँ पर अपने ओपोनेंट को बुरी तरह जख्मी मत करना, मैं लास्ट टाइम के दौरान तुम्हें भी समझा रहा हूँ, बाकी सभी लोगों ने इस प्लान को ठीक से पूरा किया है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर फाइट स्टार्ट होने लगती है। बाकी के सभी लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं, जो स्पेशल लोग यहाँ पर आए होते हैं वो सभी गेस्ट भी यहाँ पर फाइट को ही देखने के लिए आए थे और वो सभी लोग उसी तरफ देख रहे होते हैं। तो ग्रिजली बियर आगे बढ़ता रास्ते में कहता है कि बच्चे, तुम लोगों की वजह से हमारे सेक्टर की बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन हो गई है, लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम्हें हराकर उस सारी की सारी ह्यूमिलिएशन का बदला लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपना सारे का सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारने वाला हूँ। तो इसलिए प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि तुम तो यहाँ पर से अपना 1-2 बाजू कटवा कर ही जाने वाले हो। तुम यहाँ पर इसको मेरे पर ब्लेम मत डालना, क्योंकि ये तुम्हारी किस्मत है कि तुमने यहाँ पर 10 नंबर चूज किया था जो कि मेरे खिलाफ यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हो। और दूसरी तरफ से जानमो को दिखाते हैं, वो कहता है कि तो बेवकूफ है और मास्टर यांग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि प्लीज जू फैन अब यहाँ पर फुल ऑन अटैक मत करना। जू फैन वहाँ पर बिल्कुल शांत खड़ा होता है। जब वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा होता है, इसी के साथ हमारे जू फैन की बॉडी के अंदर उसकी पावर्स फिर से एक्टिवेट हो जाती हैं। उसकी तीनों पावर्स एक्टिवेट होती हैं और जल्दी से वो साइड के ऊपर देखता है दरवाजे की तरफ, क्योंकि दरवाजे के अंदर वही लड़का आकर खड़ा होता है और उस मैच को देखने के लिए आया होता है। तुम्हारा जू फैन उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है और उसकी आंखों का कलर भी वहाँ पर फाइटिंग मूड में चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ से ग्रिजली बियर जो होता है उसे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर इससे बात कर रहा हूँ, लेकिन जब दूसरी तरफ क्यों देख रहा है, क्या ये लड़का मुझे इग्नोर कर रहा है। ये एक 3rd लेयर का रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है और यहाँ पर मेरे जैसे इथेरियल स्टेज के मास्टर को इग्नोर कर रहा है। तो इसी के साथ ही ग्रिजली बियर उसे कहता है कि लड़के, मैं यहाँ पर तुम्हें 10 मूव्स देता हूँ, तुम यहाँ पर फ्रीली मेरे पर अटैक कर सकते हो। इस अटैक के दौरान तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं यहाँ पर मूव भी नहीं करूंगा, तुम्हारे पर अटैक बैक भी नहीं करूंगा। लेकिन मेरा जू फैन अभी भी उसको इग्नोर कर रहा था, वो दरवाजे की तरफ घूर रहा होता है। तो मास्टर जैंग कहते हैं कि अब अचानक से क्या हो गया। ग्रिजली बियर कहता है कि लड़के, तुम यहाँ पर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, कहीं तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा डर तो नहीं गए जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मेरी तरफ देख भी नहीं पा रहे। फिर साथ ही वो अपने ऊपर से अपने ग्रिजली बियर के खाल को उठाता है, उसे कहता है कि अब देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कैसे टिक पाओगे। मैंने तुम्हें पहले एक मौका दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें मौका नहीं देने
रहने वाला। अब मुझे यहाँ पर पहले तुम्हारे ऊपर अटैक करना होगा। जबकि दूसरी तरफ उसके अपने डिसाइपल्स जो होते हैं, गुई हु चाहता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मरने वाला है। ये बीस्ट टाइमिंग सेक्टर की तरफ से आए हुए डिसाइपल्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो मुझे लगता है कि ये वाकई में स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी पावर्स तो चेक करो, हमारी पावर लेवल्स के बराबर है। लेकिन ये यहाँ पर एक मॉन्स्टर के साथ भिड़ने वाला है। इसकी यहाँ पर सबसे बुरी किस्मत कि ये एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करने वाला है। तो ग्रिजली बियर जो होता है हमारे जू फैन से कहता है कि लड़के तुमने तो अटैक किया नहीं, अब यहाँ पर मेरी बारी है, मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगा। और इसी के साथ वो यहाँ पर अपने मिड रैंक की प्रोफाउंड मार्शल आर्ट को यूज करता है, जिसका नाम डिसेंडिंग बियर अपाम होता है। उसको यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। उसकी एनर्जी जो होती है हाथ की, वो एक पाम बन जाती है और उसके साथ वो अटैक करने लगा है। जबकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर हान जो होता है, फर्स्ट यंग मास्टर हान, वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कहीं वो लड़का इतना ज्यादा डर तो नहीं है जिसकी वजह से वो हैंग हो गया, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरे ब्रदर्स ने कहा था कि वो एक मॉन्स्टर है। और दूसरी तरफ से प्रिंसेस भी चिल्लाकर उसे कहती है कि ब्रदर जू फैम प्लीज यहाँ पर से मूव करो। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि ग्रिजली बियर जो होता है अपनी पाम टेक्निक के साथ हमारे जू फैन के काफी करीब पहुंच जाता है। और इसी के साथ ही मास्टर यांग कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जू फैन यहाँ पर कर क्या रहा है। और इसी के साथ दिखाते हैं कि जू फैन की पावर्स जो होती है अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। और हमारे जू फैन को वहां पर वो बंदा फाइनली दिखाई देता है जो दरवाजे के ऊपर पीछे छुपा होता है। जब हमारा जू फैन उसकी तरफ देखता है तो उसकी बॉडी से नहीं, उसकी आंखों के अंदर से भी पावर रिलीज होती है और हमारे जू फैन की आंखों से भी पावर रिलीज होती है। और हमारे जू फैन की किलिंग की आर्म जो होती है अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। और उसकी किलिंग की आर्म को एक्टिवेट होने के बाद हमारा जू फैन जो होता है हल्का सा पीछे की तरफ पंच लगाता है। ग्रिजली बियर को जैसे वो वहां पर पंच लगाता है तो उसी के साथ ही ग्रिजली बियर जो होता है वहां पर उड़कर पीछे वाली शील्ड के साथ जाकर टकराता है। और पावर जो होती है वो शील्ड के साथ टकराती है तो शील्ड टूटने लगती है। तो एल्डर चिल्लाकर कहते हैं कि लगता नहीं है शील्ड इसको विथस्टैंड कर पाएगी। लेकिन इसी के साथ ही शील्ड टूट जाती है। शील्ड के टूटने के साथ ही वहां पर बीस्ट टाइमिंग सेक्टर के सारे डिसाइपल्स उसके अटैक की रेंज में खड़े होते हैं। उनका एल्डर भी वहीं पर खड़ा होता है और वो अटैक जो होता है उनके साथ जैसे वहां पर हिट होता है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। पीछे की पूरी दीवार भी उड़ जाती है क्योंकि ये लोग एक अरीना के अंदर होते हैं। तो अरीना की पूरी दीवार उड़ने के बाद वहां पर दिखाते हैं कि एल्डर की आत्मा वहां पर से उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है। क्योंकि वो इथीरियल स्टेज का मास्टर होता है तो उसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन उसकी सोल अभी जिंदा होती है। तो वो चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ से रेफरी एल्डर जो होता है वो कहता है कि समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हुआ क्या, हमारा बैरियर तो टूटा लेकिन इसके साथ बीस्ट टाइमिंग सेक्टर के जितने भी डिसाइपल्स थे वो सारे के सारे एक ही अटैक में नाइलेट हो गए। उनमें से एक भी यहाँ पर नहीं बच पाया, यहाँ तक कि उनके इथीरियल स्टेज का मास्टर भी नहीं बच पाया। सुपर अभी भी वहां पर एरिना में खड़ा होता है, उसकी किलिंग आर्म एक्टिवेट हो चुकी होती है और साथ उसकी पावर्स वहां पर रिलीज हो रही होती हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल रिएक्शन निकला है। मेरी बॉडी के अंदर तीनों पावर्स एक साथ एक्टिवेट हो गई हैं, जो तीनों पावर्स मेरी बॉडी के अंदर हैं। वो बंदा कौन है जिसे मेरी बॉडी यहाँ पर अपना मॉर्टल एनिमी समझ रही है? तो ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सिस्टर योमी जो होती है वो ब्रदर जानमो से पूछती है कि ब्रदर जानमो मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये बंदा इसकी पावर लेवल्स वो किंग क्यू से कितनी ज्यादा बेहतर है? तो जानमो से कहता है कि मुझे लगता है कि ये वो किंग क्यू से ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो किंग क्यू जो है वो इस वक्त राइटियस सेक्टर में है जबकि ये डिमोनिक पाथ पर है। दोनों की पाथ काफी ज्यादा अलग है। डिमोनिक पाथ को अगर यहाँ पर राइटियस के साथ कंपेयर किया जाए तो राइटियस जो होती है वो ज्यादा कम होती है और जबकि डिमोनिक पाथ जो होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। तो अगर यहाँ पर ये देखा जाए तो दोनों की फाइट में से कौन जीतेगा, तो मुझे लगता है कि वो किंग क्यू को भी यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है इस लड़के से फाइट को जीतने में, क्योंकि इस लड़के की पावर लेवल जो है उससे ज्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है कि इस बार की डबल ड्रैगन गैदरिंग में काफी कुछ बदलने वाला है और काफी सारी पोजीशंस भी चेंज होने वाली हैं। यहीं पर हान ब्रदर्स को दिखाते हैं कि हान ब्रदर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि लगता है कि अब यहाँ पर हमें भी अपने प्लान को चेंज करना चाहिए। इस लड़के की पावर्स देखने के बाद मुझे लगता है कि हमें अगली दोनों जो टॉप पोस्ट हैं उनके लिए फाइट करनी चाहिए। हम लोग थर्ड के पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते क्योंकि अगर थर्ड के पर रहेंगे तो फिर इस लड़के के साथ हमारी फाइट हो सकती है और हम लोग यहाँ पर हार जाएंगे। वो अपने भाइयों से कहता है कि हमें जहाँ पर मेहनत करना होगी ताकि हम लोग यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स में से आखिरी पोजीशन के पर यानी फर्स्ट पोजीशन अपनी सेकंड पोजीशन पर पहुंच सके। अगर तुम लोग यहाँ पर इस लड़के का पंच नहीं खाना चाहते तो वो दोनों भी वहाँ पर घबराए हुए होते हैं। यहीं पर जो रेफरी एल्डर होते हैं उन सभी लोग उसे कहते हैं तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक एक्सीडेंट की वजह से 3 मिडिल सेक्टर्स के इस कंपटीशन को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करने वाले हैं। पहले मैं जाकर सुप्रीम से बात करूंगा और दोनों सुप्रीम्स के साथ बात करने के बाद ही आप सभी लोगों को अगली बात बताऊंगा कि अब यहाँ पर कंपटीशन को कब कंटिन्यू किया जाएगा। तो आप सभी लोग अब यहाँ पर से जा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही बीस्ट टाइमिंग सेक्टर का एल्डर जो होता है वो सोल फार्म में से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये कंपटीशन जो था ये डिसाइपल्स के दरमियान में था, यहाँ पर मेरा पूरे का पूरा सेक्टर ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। मेरे
1000 से भी ज्यादा डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं। मुझे यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मास्टर जैंग चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर किस लिए शोर मचा रहे हो, हम लोग ने किसी भी रूल को यहाँ पर नहीं तोड़ा। कंपटीशन में डिसाइपल्स आते हैं, हर बार यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स मारे जाते हैं, तो फिर यहाँ पर तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में चिल्ला कर कुछ कहना चाहिए। तुम्हारे डिसाइपल्स अगर घर से यहाँ पर फाइट करने के लिए आए थे तो उन्हें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए था कि वो लोग इस फाइट में मारे भी जा सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हमारे डिसाइपल ने कोई रूल को तोड़ा है तो फिर जाओ जाकर डबल ड्रैगन गैदरिंग के ओनर से बात करो कि वो लोग यहाँ पर रूल्स को चेंज करें। अगर हम लोग यहाँ पर कंपटीशन में किसी डिसाइपल को मार डालते हैं तो फिर उस डिसाइपल के बदले में यहाँ पर हमें अपने डिसाइपल की जान देनी होगी। अगर यहाँ पर ऐसा कोई रूल बन जाता है तो फिर मुझे बताओ कि हमारे डिसाइपल यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को कैसे शो करवाएंगे? अगर हमारे डिसाइपल वहाँ पर स्टेज के ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ को शो नहीं करवाएंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है? तो दूसरी तरफ से बीस्ट टाइमिंग सेक्टर का एल्डर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुमने कहा कि वहाँ पर स्टेज के ऊपर फुल स्ट्रेंथ दिखानी है, लेकिन मेरे बाकी के सभी डिसाइपल्स और मेरी बॉडी तो वहाँ पर नहीं थी ना, हम लोग तो स्टेज से बाहर थे, तो फिर हम सभी लोगों का यहाँ पर इसमें क्या कसूर है? तो वो मास्टर जैंग उसे कहते तो फिर जाओ जाकर डबल ड्रैगन गैदरिंग के सुप्रीम से जाकर बात कर लो, उनसे कहो कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर इतने लो लेवल के बैरियर को क्यों बनाकर रखा हुआ था। उनका बैरियर यहाँ पर ज़ूफैन के अटैक को नहीं सहार सका, जिसकी वजह से तुम्हारे डिसाइपल यहाँ पर उस अटैक के एक्सीडेंट की वजह से मारे गए हैं। तो ये बात सुनने के बाद दूसरा एल्डर जो होता है वो उनसे कहता है कि ठीक है बस करो, बहुत हो गया, तुम लोग यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के ऊपर भरोसा नहीं करते जो इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं जाकर सुप्रीम से इस बारे में बात करूंगा, मुझे लगता है कि ये एक एक्सीडेंट है कि हमारा बैरियर यहाँ पर उस अटैक को नहीं रोक पाया, इसी वजह से सुप्रीम से बात करने के बाद मैं तुम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगा कि आगे क्या करना है। तो इसी के साथ ही वो दोनों भी एल्डर पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और मास्टर जैंग जो थे अपने डिसाइपल्स को लेकर वहां पर से वापस की तरफ आ जाते हैं और वापस आते हुए ज़ूफैन से कहते हैं कि डियर ब्रदर ज़ूफैन, मुझे एक बात तो बताओ कि हमारे सेक्टर में जब दोनों एल्डर्स को मारने की बारी थी वहां पर सभी के सामने भी तुमने इतनी पावर्स को रिलीज नहीं किया था, दोनों एल्डर्स को भी तुमने बड़ी केयर के साथ हैंडल किया था, फिर यहाँ पर अचानक से तुमने इतनी ज्यादा पावर को क्यों रिलीज किया? सिर्फ एक डिसाइपल के गुस्सा दिलाने की वजह से? क्या तुम इतने ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि तुमने सभी के सामने अपनी फुल पावर्स को शोकेस कर दिया? तुम्हारा ज़ूफैन उसे कहता है क्या उसने यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया था, लेकिन मैं तो उसकी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो मास्टर जैंग कहते तो फिर यहाँ पर किसकी वजह से तुमने ये सब कुछ किया? आखिर कौन था वहाँ पर जिसको तुम वहाँ पर देख रहे थे? तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि दरवाजे में कोई था जिसकी तरफ मैं देख रहा था, जिसको देखकर मेरी पावर्स जो थी वो इतनी ज्यादा अनबैलेंस हो गई थी। मास्टर जैंग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, जबकि इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो किंग क्यू का छोटा भाई जो होता है वो वहाँ पर से वापस की तरफ जा रहा था। रास्ते में वो किंग क्यू से मिलता और कहता है कि जूनियर ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और क्या तुम यहाँ पर इस कंपटीशन को देखने के लिए आए थे? तुम्हारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि तुम यहाँ पर हमारे सीनियर्स के कंपटीशन को देखो। लास्ट टाइम तुम हमारे कंपटीशन को देखने के लिए नहीं आए थे और आज तुम यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स के कंपटीशन को देखने के लिए आए हो। तो उसका जूनियर ब्रदर उसे कहता है कि ब्रदर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं यहाँ पर कंपटीशन देखने के लिए नहीं आया था बल्कि सिर्फ एक आदमी को देखने के लिए आया था, तो क्या तुम इस बात को मानोगे? क्या मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था ना कि अचानक से मेरी हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और मेरी इननेट फायर एक्टिवेट हो गई थी। तो जिस बंदे की वजह से वो पावर्स एक्टिवेट हुई थी उस बंदे को मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया, वो यहीं पर था, इसी फाइट में था। मुझे लगता है कि वो मेरा डेस्टिन्ड ओपोनेंट है, एक ऐसा ओपोनेंट जिसके साथ मेरी फाइट होकर ही रहनी है। तो यहाँ पर राइटियस और डिमोनिक की आपस में फाइट होने वाली है। उसके पास भी यहाँ पर ऐसी बॉडी है जैसी मेरे पास है, वो हाफ इंसान है, हाफ डिमोनिक एम्परर है, और मेरे पास भी यहाँ पर हाफ इंसान हूँ और साथ में मेरे पास कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो एक बीस्ट के हैं। इसका मतलब यह है कि दो एम्परर्स की बॉडी जहाँ पर आपस में क्लैश करने वाली है, दोनों की पावर्स एक दूसरे के साथ फाइट करेंगी कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। तो किंग क्यू से कहता है कि ब्रदर मैं पहली बार यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड देख रहा हूँ, लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर इस बार कंपटीशन में फाइट करना चाहते हो। तो जूनियर ब्रदर उसे कहता है कि हाँ सीनियर ब्रदर इस बार मैं यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस कि मुझे यहाँ पर तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी कि तुम्हारी जो नंबर 1 का टाइटल है वो इस बार मुझे चाहिए और मैं वो लेने वाला हूँ, क्योंकि इस बार जो कंपटीशन है वो फाइनली तुम्हारे या जानमो के दरमियान में नहीं होने वाला, बल्कि वो कंपटीशन मेरे और उस लड़के के दरमियान में होने वाला है जो कि मेरा डेस्टिन्ड ओपोनेंट है। और हम दोनों के दरमियान में फाइट जहाँ पर इस बात को डिसाइड करेगी कि हम दोनों में से यहाँ पर नंबर 1 का टाइटल किसके पास जाएगा। और ये बात सुनने के बाद उसका ब्रदर भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि जो जैंग जो होते हैं वहाँ पर चिल्लाकर कह रहे होते हैं बीस्ट टाइमिंग सेक्टर के एल्डर से, वो चिल्लाकर उसे कहता है कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी को इल्जाम दे देंगे तो फिर यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के लोगों को इल्जाम दो, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर इतना कमजोर बैरियर बनाया क्यों था। मेरे डिसाइपल ने यहाँ पर जो अटैक किया था वो तुम्हारे डिसाइपल के ऊपर जो कि एरिना में था उसके
पर किया था, लेकिन उसके बावजूद बैरियर टूट गया और उसकी एनर्जी के साथ हमारे सभी लोग मारे गए। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो इसी के साथ ही वो एल्डर जो होते हैं वो उनसे कहते हैं ठीक है तुम सभी लोग अपनी बहस बंद करो, मैं जाकर दोनों सुप्रीम से इस बारे में बात करूंगा, उसी के बाद तुम लोगों को आकर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर तुम दोनों को यहाँ पर हमारे पर यकीन नहीं है डबल ड्रैगन मैनर के ऊपर, तुम लोग भी मेरे साथ चल सकते हो। तो इसी के साथ ही वो दोनों शांत हो जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन जो होता है अगले दिन का दिखाया जाता है। सुबह सुबह के वक्त दिखाता है कि मास्टर जैंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ पर खुशी के मारे हंस रहे होते हैं। तो जू फैन जो होता है वो बाहर निकलता है क्योंकि उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर हंस रहे होते हैं और उसे कहता है कि जल्दी से बाहर आओ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या करके आए हैं। तुम्हारा जू फैन बाहर निकलता है और उसे कहता है कि अब सुबह सुबह के वक्त तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा हंस क्यों रहे हो और ऊपर से मेरे दरवाजे के ऊपर क्या कर रहे हो, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आया बल्कि बाकी के सभी बच्चों के लिए भी आया हूँ। उन सभी बच्चों को जल्दी से बाहर लेकर आओ ताकि मैं उन सभी को यहाँ पर बता सकूं कि सुबह सुबह हमारे साथ क्या हुआ है। मैं यहाँ पर सभी लोगों के साथ अपनी विक्ट्री को शेयर करना चाहता हूँ, मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि नहीं, अगर तुम यहाँ पर शो ऑफ करना चाहते हो तो यहीं पर बता दो कि क्या बताना चाहते हो। वो सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर स्टेबलाइज करने के लिए उनको यहाँ पर मैंने क्लोज डोर के अंदर मेडिटेट करने के लिए बिठा दिया है ताकि वो सभी लोग आराम से बैठकर अपनी इथेरियल स्टेज की या फिर अपने नए ब्रेक थ्रू की एनर्जी को अपने लिए मैनेज कर सकें। तो जैंग उसे कहते हैं हाँ ठीक है मुझे समझ आ गई, हमारे बच्चों को यहाँ पर अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने लिए वक्त की जरूरत है, इसी वजह से मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि फिर मुझे यहाँ पर तुम्हें बताना पड़ेगा और वैसे भी हमारे डिसाइपल्स को अब यहाँ पर तंग करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स में तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। अब हम यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स की कंपटीशन से कोई लेना देना भी नहीं है। तो जू फैन कहता है कि अब यहाँ पर तुम क्या कहना चाहते हो, जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम जो कुछ भी कहोगे वो कल के टॉपिक के रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि कल मैंने बीस्ट टेमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसी वजह से एल्डर्स ने तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बात जरूर की होगी। तो वो कहते हैं कि लड़के तुम काफी ज्यादा शार्प हो, तुमने यहाँ पर इस बात को समझ लिया, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता चल जाता है, पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल वैसी है जैसा तुमने सोचा है। तो यहाँ पर कुछ सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था और इसी के साथ ही मास्टर फी उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली इसको बता देना चाहिए। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम जू फैन के सामने यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट कर सकते हो, तो चलो जल्दी से उसको बता दो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, यहाँ पर बीच में कोई मत बोले। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। फिर साथ ही वो वहाँ पर कहानी की तरफ से सुनाना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि आज सुबह के वक्त ऐसा हुआ कि हमारा दरवाजा खुलता है, अचानक से दरवाजा खुलता है और सामने एक इथेरियल स्टेज का मास्टर खड़ा होता है। हालांकि दिखने में वो काफी ज्यादा नॉर्मल इंसान था, लेकिन अंदर से वो एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कमाल का इंसान था। सुनने के बाद मास्टर फ्यू से बीच में टोकते और कहते हैं लेकिन वो तो यहाँ पर वही एल्डर नहीं था जो कि यहाँ का एरंड बॉय है जिसे तुम पहले बहुत ज्यादा कमजोर कह रहे थे। मास्टर जैंग चलाकर उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर बीच में मुझे क्यों टोक रहे हो, क्या तुमने कभी पहले यहाँ पर कहानी नहीं सुनी? कहानी को इसी तरह से सुनाया जाता है, उसमें 4 लफ्ज अपने पास से ऐड किए जाते हैं। जू फैन जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद अपना मुंह लटकाकर खड़ा होता है और कहता है क्या मुझे समझ आ रही है कि हमारे सेक्टर में सभी लोग इसके मुंह से हिस्ट्री क्यों नहीं सुनना चाहते, क्योंकि जब ये हिस्ट्री सुनाता है 4 बातें अपने पास से लगा देता है। उसी के साथ ही मास्टर जैंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूँ। वो बंदा जो वहाँ पर आया था वो पावरफुल एरंड बॉय हमें अपने साथ लेकर उसी जगह पर गया जहाँ पर कल तुम्हारी फाइट हुई थी। वहाँ पर अरीना में सब कुछ तबाह हो चुका था वहाँ पर, क्योंकि कल तुम्हारी फाइट की वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका था। वहाँ पर हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। वहाँ पर जाने के बाद अचानक से 2 बहुत ही पावरफुल सुप्रीम हमारे सामने अपीयर हुए। दोनों को वहाँ पर देखने के बाद हमारी रूह तक कांप गई, वो इतने पावरफुल थे और उनका ऑरा इतना ज्यादा कमाल का था। तुम्हारा जू फैन चलाकर उसे कहता है कि बस भी करो, अब यहाँ पर तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, मुझे जल्दी से पॉइंट की बात बताओ कि उन्होंने क्या कहा। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि लेकिन कल मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अटैक से सिर्फ एक दीवार को तोड़ा था, अब तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि एरिना तबाह बर्बाद हो चुका और वहाँ पर लाशें बिखरी पड़ी थी। अब मुझे बताओ कि ये कहाँ पर से आ रही है, ये सारी बातें कहाँ से लेकर आ रहे हो। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोगों ने पहले कभी कहानी नहीं सुनी, मैं यहाँ पर इसी तरह से कहानी सुनाता हूँ, अगर तुम्हें सुननी है तो सुनो। साथ ही मास्टर जैंग उसे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर सीरियसली तुम्हें बताता हूँ। वहाँ पर दोनों सुप्रीम्स आए, दोनों सुप्रीम्स के सामने हमने अपनी बात रखी और लोगों ने यहाँ पर इस बात को समझा और इस बात को माना कि यहाँ पर उनका बैरियर जो था वो उस अटैक को होल्ड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर्स और साथ में उसके डिसाइपल्स मारे गए। लेकिन मास्टर लू जो के बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर थे वो वहाँ पर उनकी जो रेमिनेंट सोल थी उसने वहाँ पर काफी ज्यादा शोर मचाया, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम्स ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में अच्छी तरह से पता था कि यहाँ पर जिस फाइट की बात हो रही है वो फाइट अरीना में हो रही थी और वहाँ पर से अटैक जो था वो बैरियर की वजह से, बैरियर उसे होल्ड नहीं कर पाया, इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। इसी वजह से दोनों सुप्रीम्स ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी, जहाँ पर
पर उन्होंने हमारी बात सुन ली। इसी वजह से दोनों सुप्रीम्स ने यहाँ पर एक और फैसला किया। उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स के अगले कंपटीशन में अगला जो मैच होने वाला है उसमें वो खुद यहाँ पर आएंगे और इसकी निगरानी करने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी सरप्राइज की बात है और साथ ही तुम्हारे लिए कितनी बड़ी फखर की बात है कि दोनों सुप्रीम्स यहाँ पर खुद आने वाले हैं इस मैच को एनालाइज करने के लिए। तो मास्टर फी भी इस बात से काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और कहते हैं हाँ यहाँ पर 2 सुप्रीम एल्डर्स आने वाले हैं जो कि डबल ड्रैगन मैनर्स हैं, वो स्पेशली यहाँ पर हमारे मैचेस को देखने के लिए आएंगे। सुफन से कहता है तो क्या कल का सारा मसला हल हो गया? तो वो कहते हैं हाँ सारा मसला तो हल हो गया, लेकिन मास्टर लू जो था वो बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है कि वो यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा काम करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि डबल ड्रैगन मैनर में अगर वो कुछ उल्टा सीधा करेगा भी तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, लेकिन हमें उसकी बिल्कुल ही परवाह नहीं होनी चाहिए। वो यहाँ पर कर भी क्या लेगा, क्योंकि दोनों एल्डर्स ने सख्ती के साथ उसे कहा है कि अगर तुम यहाँ पर जल्दी से अपने लिए एक नई बॉडी नहीं ढूंढोगे तुम्हारी रेमिनेंट सोल भी यहाँ पर से डेसिपेट हो जाएगी। इसलिए वो यहाँ पर अपने लिए नई बॉडी ढूंढने में लगा हुआ है। उसे यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी करेगा। तब मास्टर जू वहाँ पर इस बारे में सोच कर खुश हो रहे होते हैं कि मास्टर लू की हालत इतनी ज्यादा खराब है, वो अपने लिए नई बॉडी ढूंढने में लगा होगा। इसी के साथ ही प्रिंसेस वहाँ पर पहुंच जाती है। तो प्रिंसेस वहाँ पर पहुंचकर साथ ही चलाकर उसे कहती है जू फैन श्वांगियर उसको किसने किडनैप कर लिया। मास्टर जैंग चिल्लाकर कहते हैं लड़की ऐसा कैसे हो सकता है, डबल ड्रैगन मैनर में कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि डबल ड्रैगन मैनर के रहते हुए कोई यहाँ पर किसी को किडनैप कर ले। क्या उन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि डबल ड्रैगन मैनर के लोग उनके साथ क्या कर सकते हैं? तो जूफेन भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर प्रिंसेस से पूछता है बताओ श्वांगियर के साथ क्या हुआ, जरा आराम से बताओ। तो वो उसे कहती है कि हम दोनों बाहर टहलने के लिए गए थे, मैं और श्वांगियर हम दोनों चलते हुए जा रहे थे कि कुछ प्रिंसेस ने हमारे पर अटैक कर दिया। यानी किसी बड़े सेक्टर के कुछ प्रिंस थे, उन लोगों ने जहाँ पर हम दोनों के ऊपर अटैक किया और हमें हरास करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के साथ ही श्वांगियर ने कहा कि वो उनका सामना करेगी जबकि मुझे जाकर मदद लानी होगी। तो मैं जल्दी से भागती हुई जहाँ पर आ गई। तो मास्टर जैंग कहते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इस वक्त हम लोग डबल ड्रैगन मैनर की टेरिटरी में है, जहाँ पर कोई भी प्रिंस इतना पागल बेवकूफ तो नहीं है कि यहाँ पर किसी लड़की को हैरास करे, क्योंकि डबल ड्रैगन मैनर के जो लोग हैं वो राइटियस लोग हैं। जूफैन से कहते हैं कि जूफैन मैं जहाँ पर इस लड़की की सिचुएशन को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं जहाँ पर तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़की जहाँ पर जो कुछ भी कह रही है वो एक ट्रैप है, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अगर जहाँ पर इसे किसी की मदद चाहिए तो मैं जाकर कोर्ट ऑफ एल्डर से बात करनी चाहिए, वहाँ पर से किसी की मदद ले लेनी चाहिए। आज ये लड़की यहीं पर तुम्हारे पास क्यों आई? तुम्हारे जूफैन को भी वहाँ पर समझ आ जाती है। जबकि इसी के साथ प्रिंसेस फिर से वही सेम बात दोहराती है। जब वो सेम बात वहाँ पर दोहराती है तो मास्टर जैंग कहता है कि ये क्या है, लड़की तो यहाँ पर दोबारा से वही सेम बात कह रही है। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर इस लड़की को किसी ने जो कहकर भेजा ये वही कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी के वश में है। तुम्हारा जूफैन कहता है कि मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, चलो हम लोग श्वांगियर को बचाने के लिए चलते हैं। और हमारा जूफैन प्रिंसेस को पकड़ता है, उसे लेकर वहाँ पर से उड़ जाता है। जबकि मास्टर जैंग चलाकर उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के जी तुम क्या कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि जहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो फिर तुम जा क्यों रहे हो? जबकि मास्टर फ्यू से कहते हैं मास्टर जैंग अगर तुम जहाँ पर ये बात समझ सकते हो कि जहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो फिर जूफैन जैसे होशियार आदमी के लिए इस बात को समझना कितना ही मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि उसे पता है कि जहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पर जा रहा है। मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि हाँ इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि ये लड़का बहुत ज्यादा बोल्ड है, जबकि इसे पता है कि ये ट्रैप में फंसने वाला है, लेकिन फिर भी ये वहाँ पर ट्रैप में फंसने के लिए जा रहा है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है जंगल के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पेड़ के नीचे श्वांगियर बैठी होती है और वहीं पर एक एल्डर को दिखाता है। ये एल्डर लू होते हैं। एल्डर लू की जो स्पेशल सोल होती है वो सोल ऑफ सिकाडा होती है और वहाँ पर अपने पंखों को खिलाकर वो एक इल्यूजन फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो लड़का जहाँ पर आने वाला है। तो इसी के साथ ही वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि इस लड़की की बॉडी को अपना बनाया जा सकता है, लेकिन इसी के साथ ही श्वांगियर की आंखें वहाँ पर चमकती हैं और वो उसकी बॉडी के अंदर घुस नहीं पाते। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की यहाँ पर बेहोश है लेकिन इसके बावजूद मैं इसकी बॉडी के अंदर घुस नहीं पा रहा। आज यहाँ पर चल क्या रहा है, इस लड़की के साथ क्या मसला है? तो इसी के साथ ही एल्डर लू को वहाँ पर सामने से जूफैन आता हुआ दिखाई देता है। तो वो कहता है कि फाइनली वो लड़का यहाँ पर आ ही गया। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब जाके वो लड़का यहाँ पर आने वाला है, तो यहाँ पर आने के बाद वो लड़का मेरी जाल में फंस जाएगा। उसके बाद पहले मैं इस लड़के को मारूंगा, उसके बाद इन दोनों लड़कियों को मारूंगा। और इसी के साथ ही प्रिंसेस जो होती है हमारे जूफैन से कहते हैं कि वो देखो वहाँ पर नीचे श्वांगियर है। तो हमारा जूफैन जो होता है समझ रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हारी नजर तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। हालांकि हमारे जूफैन को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो जूफैन उसके साथ वहाँ पर नौटंकी करते हुए नीचे उतर आता है, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो एक्टिंग कर रहा है। तो जूफैन जैसे ही वहाँ पर प्रिंसेस के साथ नीचे उतरता है तो उसे वहाँ पर सामने श्वांगियर दिखाई देती है। तो प्रिंसेस आगे की
तरफ चल रही होती है। जूफेन भी वहाँ से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। इसी के साथ ही हमारा जूफेन वहाँ पर इल्यूजन के अंदर फंस जाता है। तो जूफेन और प्रिंसेस दोनों वहाँ पर इल्यूजन के अंदर फंस जाते हैं और प्रिंसेस वहाँ पर से गायब हो जाती है। तो हमारा जूफेन कहता है कि तो मुझे यहाँ पर इस बारे में पहले से पता था कि ये एक ट्रैप है। मुझे यहाँ पर पहले से पता चल चुका था कि तुमने यहाँ पर एक रेप फॉर्मेशन को बिछाया है। मुझे ये जानना है कि किसने ये काम किया है, कौन है यहाँ पर इस रेप फॉर्मेशन के पीछे। तो सामने से उसे आवाज आती है तो कोई उसे कहता है कि तो फाइनली तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता चल गया कि ये रेप फॉर्मेशन है। तब जबकि तुम यहाँ पर इस रेप फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके हो तो तुम कभी इसके अंदर से नहीं निकल पाओगे। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है कि एल्डर लू तो ये आप हो। तो जूफेन कहता है कि मास्टर लू मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर शर्म आनी चाहिए कि आप यहाँ पर इथेरियल स्टेज के मास्टर होकर दो बेचारी लड़कियों को यहाँ पर अपने ट्रैप में फंसा कर उनकी मदद से मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मास्टर लू से कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस वक्त डबल ड्रैगन मैनर में हैं, पर जब तक तीनों एल्डर्स हमारे साथ हैं तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था ये सब कुछ करने के अलावा। जबकि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो तो फिर मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल्स का बदला लेने वाला हूँ। मैंने इन दोनों लड़कियों को यहाँ पर इस्तेमाल किया ताकि तुम्हें अपने जाल के अंदर फंसा सकूं, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, चाहे मैं यहाँ पर कितना ही जोर क्यों ना लगा लूं, ये दूसरी लड़की यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रही और ना ही मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर पा रहा हूँ। आखिर इस लड़की का मसला क्या है, ये लड़की कौन है। तुम्हारा जूफेन उसे कहता जो तुम्हें इस लड़की के बारे में नहीं पता, ये लड़की जो है ये हमारे टियानजू के एक स्पेशल सेक्टर से है जो जुन फैमिली से है। ये लड़की हमारी जुन फैमिली की होली मेडन है, यहाँ पर भविष्य को देख सकती है, भविष्य को प्रेडिक्ट कर सकती है। इसके पास कुछ ऐसी पावर्स है जिसकी मदद से तुम इसकी सोल को कभी भी इन्वेट नहीं कर सकते, तुम इसकी बॉडी के अंदर कभी नहीं घुस सकते और ना ही तुम यहाँ पर इसके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। इसी वजह से तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर पाए। फिर तुम यहाँ पर ऐसा करने की कोशिश भी करते हो तब भी तुम यहाँ पर ये कर नहीं पाओगे। तो एल्डर उसे कहते हैं तो अच्छा तो ये बात है, मैंने टियानजू एम्पायर के बारे में सुना है कि वहाँ पर काफी सारे स्पेशल क्लैंस रहते हैं जिनके पास काफी स्पेशल पावर्स हैं और आज यहाँ पर देख भी लिया। और इसी के साथ ही उसके सामने अपीयर होते हैं, उसे कहते हैं लेकिन ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फिर साथ ही वो जूफेन से कहते हैं लेकिन लड़के तुमने यहाँ पर मुझे ये सारी बात क्यों बता दी जबकि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं इस लड़की को किडनैप कर लूंगा क्योंकि ये लड़की काफी ज्यादा फायदेमंद है, ये हमें भविष्य बता सकती है। जूफेन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर ये सारी बातें तुम्हें इसलिए बताई है और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है क्योंकि मरे हुए लोग यहाँ पर कभी भी किसी को कोई बात नहीं बता सकते और क्योंकि तुमने यहाँ पर ये बात सुन भी लिया तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मास्टर लू वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम्हें तो बस यहाँ पर लंबी लंबी छोड़ना आता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस रेप फॉर्मेशन को तोड़कर मुझे हरा सकते हो। तो इसी के साथ ही जूफेन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इस रेप फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकता और साथ ही हमारा जूफेन वहाँ पर अपने बटरफ्लाई विंग्स को रिलीज करता है। जूफेन कहता है कि यहाँ पर मेरे बटरफ्लाई विंग्स की वजह से कोई भी फॉर्मेशन जो है मैं उसके अंदर ट्रैप नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर दूसरों को ट्रैप करती है और रेप फॉर्मेशन को मुझसे दूर रखती है। क्या तुमने यहाँ पर देखा? तो जैसे वो यहाँ पर उसे ये वाली बात करता है तो मास्टर से कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर बटरफ्लाई विंग्स की मदद से यहाँ पर इस रेप फॉर्मेशन को तोड़ दोगे। तुम्हारा जूफेन जो होता है वो भी इस बात से काफी हैरान होता है। मास्टर लू से कहता है कि तुम वाकई में यहाँ पर एक ब्रेनलेस मंकी की तरह हो, तुम्हारे पास स्किल्स तो हैं लेकिन उन स्किल्स को ठीक तरह से तुम यूज नहीं कर पा रहे। इस वक्त तुम्हारे फैंटम विंग्स मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त मेरे पास जो पावर है तुम्हारे इस फैंटम विंग से भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि मेरी सोल जो है वो सिकाडा की सोल है। मेरे पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है क्योंकि तुम्हारे विंग्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी के ऊपर ही काम करते हैं और जहाँ पर मेरे पास फिजिकल बॉडी नहीं इसका मतलब यह है कि ये मेरे खिलाफ बिल्कुल बेकार है। तुम्हारा जूफेन अपने विंग्स को खत्म करता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पर विंग्स जो है वो तुम्हारे खिलाफ काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन ही तो है, तो मेरी पावर यहाँ पर काम आएगी। मैं नीचे के पूरे ग्राउंड को ही शैटर कर दूंगा और इसी के साथ ही वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करता है। किलिन की पावर को रिलीज करते वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है। तुम्हारा जूफेन वहां पर एक जबरदस्त पंच मारता ताकि वो पूरे ग्राउंड को शैटर कर सके, लेकिन इसी के साथ ही वो पंच बाउंस बैक होता है जिसकी वजह से हमारा जूफेन खुद ही पीछे की तरफ गिर जाता है। तो जूफेन वहां पर कहता है कि ये क्या हुआ। तो मास्टर लू से कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, चाहे तुम यहाँ पर पूरे के पूरे ग्राउंड को तोड़ने की पावर क्यों ना रखते हो, लेकिन तुम इसको नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि इस वक्त तुम मेरी दुनिया के अंदर हो। ये जो तुम देख रहे हो ये एक बड़ी सी इल्यूजन है जो कि मेरी क्रिएट की हुई दुनिया है। तो जूफेन कहता है कि ये कौन सी जगह है। वो वहां पर ब्लड के अंदर खड़ा होता है और इसी के साथ उसके सामने वो सभी डिसाइपल्स होते हैं जो कि उसके अटैक की वजह से मारे गए थे और वो सभी लोग वहां पर ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वो
कहता है कि हमें हमारी जिंदगी वापस दो, हमें हमारी लाइफ वापस दे दो। तो जूफेन कहता है कि ये सभी लोग क्या करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ हमारे जूफेन का चेहरा यहाँ पर देखने लायक है। हालांकि ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक सुपर पावर हीरो है। जूफेन वहाँ पे मासूम बनने की नौटंकी करते हुए कहता है कि ये क्या, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सभी लोग तो मर चुके हैं, ये कल्यूजन है, ये कल्यूजन है। और इसी के साथ ही बियर सबसे पहले आगे बढ़ता है और ग्रिजली बियर आकर उसके बाजू के पर काट लेता है। जब उसे काटता है, जूफेन चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है, ये सिर्फ इल्यूजन है, मुझे दर्द नहीं हो रहा। लेकिन असल में उसे दर्द हो रहा होता है, वो सभी ज़ॉम्बीज़ उसे काट रहे होते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाता है, जहाँ पर हमारा जूफेन जो होता है उस दर्द से जूझ रहा होता है, और दूसरी तरफ से मास्टर लू उसके सामने खड़े सोच रहे होते हैं कि लड़के तुम इस वक्त मेरी फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके हो। हालांकि तुम्हें ये बात पता है कि ये कल्यूजन है, लेकिन इल्यूजन के अंदर जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी रियल बॉडी बाहर भी मर जाएगी। मास्टर लू से कहते हैं कि लड़के, मैंने यहाँ पर जिस बड़ी सी रे फॉर्मेशन को बिछाया वो मेरी सोल की वजह से है, क्योंकि मेरे पास जो अपनी स्पेशल सोल है थीरियल स्टेज की, वो एक ड्रीम बटरफ्लाई है। लेकिन ड्रीम बटरफ्लाई यानी स्काडा जो है वो तुम्हें यहाँ पर कोई अच्छे ख्वाब नहीं दिखाने वाली, बल्कि तुम्हें नाइटमेयर्स दिखाने वाली है, तुम्हें यहाँ पर ड्रामना ख्वाब बनने वाली है। यहाँ पर इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि इस पूरी दुनिया का गार्ड मैं हूँ। जहाँ पर जैसे चाहे मैं वहाँ पर चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम कितना ही जोर क्यों ना लगा लो, तुम मेरी इस दुनिया के अंदर से बाहर नहीं निकल पाओगे और तुम वहीं पर मर जाओगे। अब यहाँ पर तुम्हें समझ आने वाली है कि मेरे सेक्टर के डिसाइपल्स को मारने के बदले में यहाँ पर तुमसे किस तरह से हिसाब लेने वाला हूँ। और मास्टर लू से कहते हैं कि लड़के, अब यहाँ पर तुम इस फॉर्मेशन के अंदर से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी स्पेशल सोल की मदद से नाइटमेयर्स क्रिएट करता हूँ। तुम इस वक्त मेरे इस ड्रामने ख्वाब के अंदर फंस चुके हो। मास्टर लू तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, और इसी के साथ उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे हार्ट को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मैं अपनी पावर्स की मदद से तुम्हारे हार्ट को एक्सप्लोर करूंगा, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला, फिर साथ ही तुम यहीं पर मर जाओगे। अब चलो जल्दी से चुपचाप यहाँ पर मर जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे डिसाइपल्स को मारने की। तो जैसे वहां पर वो उसको यूज कर रहे होते, इसी के साथ ही वहां पर सामने कुछ भी नहीं हो रहा था, और हमारा जूफेन उसे कहता है कि तुम्हारी ये स्पिरिट जो है काफी ज्यादा रेयर है, यानी कि तुम्हारे पास जो सोल है ये काफी ज्यादा रेयर है। और उसके साथ मैंने बहुत अच्छी रे फॉर्मेशन भी बिछाई थी और बहुत अच्छी इल्यूजन क्रिएट की थी। ये बात सुनने के बाद मास्टर लू काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जाग कैसे गए। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं कि मैं कभी सोया ही नहीं, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अभी जागा हूँ। उसी के साथ ही हमारा जूफेन उसके पीछे खड़ा होता है। तो मास्टर लू जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए, ये क्या, यहाँ पर दो कैसे हो सकते हैं, एक तो मेरे सामने है, तो एक पेड़ के पास होता है जूफेन और एक उसके पीछे खड़ा होता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर जागे कैसे, मेरे नाइटमेयर से कोई बाहर नहीं निकल सकता। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है कि तुम्हें अभी तक मेरी बात की समझ नहीं आई, मैंने तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये इल्यूजन तुम्हारी क्रिएट की हुई है। नहीं, असल में तुम यहाँ पर मेरी इल्यूजन के अंदर फंसे हुए हो। तो इस बात से मास्टर लू और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारी इल्यूजन के अंदर कैसे फंस सकता हूँ। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है कि बस ऐसा ही है, जब मैं यहाँ पर आया था उसी वक्त मैंने यहाँ पर आने के साथ ही अपने ब्लडी बेबी को रिलीज किया, ताकि मैं आसपास के एरिया को स्कैन कर सकूं। और यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि तुमने एक रे फॉर्मेशन यहाँ पर बिछाई हुई है, एक इल्यूजन रे फॉर्मेशन, तुम मुझे पर फंसाने की कोशिश करने वाले हो। इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारी उस रे फॉर्मेशन के अंदर कदम रखने से पहले अपनी रे फॉर्मेशन को बिछा दिया था, जिसकी वजह से तुम मेरी इल्यूजन के अंदर फंस गए। और उसके बाद तुम जो कुछ भी करते रहे वो सब कुछ मैं तुमसे करवा रहा था। जिस तरह से तुमने कहा कि तुम अपनी जो रे फॉर्मेशन थी वो दुनिया तुम्हारी दुनिया है जहाँ पर तुम गार्ड हो, इसी तरह मैं जहाँ पर अपनी इल्यूजन के अंदर गार्ड हूँ, जहाँ पर जो कुछ मैं चाहे वो तुमसे करवा सकता हूँ। तुम्हें लगा था कि तुम्हारी नाइटमेयर टेक्निक बहुत ज्यादा कमाल की है, लेकिन असल में चाहे वो कितनी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स को तो नहीं ट्रैप कर सकती, जैसे कि मेरे जैसे एक्सपर्ट्स हो जिनके पास डिवाइन आई ऑफ द वॉइड है। और जूफेन ने वहाँ पर डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को यूज किया होता है, जिसकी मदद से वहाँ पर उसकी रे फॉर्मेशन को उसने तोड़ा होता है। साथ ही वो अपने पास अपने ड्रैगन्स को रिलीज करता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर तुम मेरी रे फॉर्मेशन के अंदर से कैसे बाहर निकल पाते हो। जो दर्द तुम मुझे देने की बात कर रहे थे वो दर्द मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि बच्चे तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम इस वक्त डबल ड्रैगन मैनर में हो। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है कि तुम भी तो मेरे साथ यहाँ पर यही करने वाले थे, अगर तुम मुझे मार सकते हो डबल ड्रैगन मैनर में रहते हुए तो मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता।
चलो अब यहाँ पर पूरे 1000 ड्रैगन्स की बाइट को चखो और इसी के साथ ही वो ड्रैगन्स जो होते हैं उसको बाइट करना स्टार्ट करते हैं। और मास्टर लू अभी भी चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा है कि डबल ड्रैगन मैनर में अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर वो एल्डर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सुफेन भी वहाँ पर यही सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस बुढ़े आदमी को कैसे छोड़ सकता हूँ, इसने मुझे मारने की कोशिश किया, अगर ये मुझे मारने की कोशिश कर सकता है तो फिर मैं भी यहाँ पर इसको मारने वाला हूँ। मुझे डबल ड्रैगन मैनर के रूल्स की कोई परवाह नहीं है। और वो ड्रैगन से बाइट करना स्टार्ट करते हैं। वो ड्रैगन जो होते हैं बार बार उसके ऊपर बाइट कर रहे होते हैं और वहाँ पर इल्यूजन के अंदर वो फंसा होता है, वहाँ पर बोझदा चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं कि बाहर तो बिल्कुल खामोश खड़ा होता है, लेकिन इसी के साथ ही हमारे ज़ूफेन को वहाँ पर एक अलग ही प्रेजेंस महसूस होती है। कोई उसके पीछे से निकल कर आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी ये रिफॉर्मेशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने यहाँ पर उस मास्टर लू को बड़ी आसानी से ट्रैप कर लिया। तुम्हारा ज़ूफेन पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि अब तुम कौन हो। और वो मास्टर जो होते हैं वो बड़ी आराम से वहां पर पहुंच जाते हैं और उस ज़ूफेन को वहां पर उसके आने का अंदाजा भी नहीं होता। ज़ूफेन कहता है कि मैं तो इसको महसूस भी नहीं कर पाया, इसके पास जो पावर्स निकल रही है वो डैन शैंकी की तरह है, काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो वो मास्टर जो है वो दोनों सुप्रीम्स में से एक सुप्रीम होता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि लोअर 3 सेक्टर्स की जो फाइट्स हैं वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपर 3 सेक्टर्स में फाइट करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही मास्टर लू भी वहाँ पर होश में आ जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है कि सुप्रीम आप यहाँ पर आ गए, ब्लैक बियर्ड सुप्रीम प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करे, प्लीज मुझे यहाँ पर बचाए, ये लड़का मुझे मारना चाहता है, ये यहाँ पर आपके मैनर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा और यहाँ पर किसी की जान लेना चाहता है जो रूल्स के खिलाफ है। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर से ब्लैक बियर्ड सुप्रीम क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ब्लैक बियर्ड सुप्रीम के बारे में नहीं पता, लगता है कि तुमने कभी सुप्रीम्स के बारे में नहीं सुना। सुप्रीम्स जो है ये डबल ट्विन ड्रैगन्स हैं, डबल ट्विन ड्रैगन्स के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, वो 2 मास्टर्स जिनके पास यहाँ पर ड्रैगन सोल है। और इसी के साथ ही ज़ूफेन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि ट्विन ड्रैगन्स में से एक मास्टर है, यानी कि यही वो 2 एल्डर्स हैं जो कि अब बाकी के सारे कंपटीशन को एनालाइज करने वाले हैं और खुद यहाँ पर इस कंपटीशन को देखेंगे। ज़ूफेन जो होता है अब सोच रहा होता है कि अब क्या करूं, अगर ये इसके खिलाफ आ जाता है तो फिर तुम्हारा ज़ूफेन वहां से निकल नहीं पाएगा। लेकिन इसी के साथ ही ब्लैक बियर्ड सुप्रीम उसे कहते हैं कि बच्चे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आया, मतलब तुम्हें टारगेट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि मैं ये समझ लो कि तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तुम्हारा ज़ूफेन इस बात से काफी हैरान होता है। मास्टर लू कहता है कि सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये आप भी देख सकते हैं कि ये लड़का यहाँ पर कितना ज्यादा कमीना और ईवल है, ये अपनी इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करके मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, जबकि आपके यहाँ पर डबल ड्रैगन रूल गए, आपके डबल ड्रैगन मैनर के रूल्स हैं कि यहाँ पर कोई किसी की जान नहीं ले सकता। जबकि इसी के साथ सुप्रीम उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ पर कौन रूल्स को फॉलो कर रहा है और कौन नहीं। इस पेड़ के पीछे वो दोनों बच्चियां क्या कर रही है, क्या तुमने उन लड़कियों को यहाँ पर अपना मोहरा बनाकर इस लड़के को ट्रैप करने की कोशिश की, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, क्या मैं तुम्हें अंधा दिखाई देता हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहे हो, तुम इस लड़के को मारना चाहते हो, इसी वजह से तुमने उन दोनों बच्चियों को भी यूज किया। और हमने तुम्हें क्लियरली कहा था कि कोई भी यहाँ पर इस लड़के के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे दी, लेकिन तुमने यहाँ पर पहले रूल्स को तोड़ा है। मास्टर लू इसी के साथ ही आगे से उसे कुछ कहने लगते हैं, लेकिन इसी के साथ सुप्रीम जो होते हैं अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए अटैक करते हैं। सिर्फ एक ही अटैक में उसकी सोल जो होती है शैटर हो जाती है। ये देखकर ज़ूफेन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये पावर तो बहुत ज्यादा थी, इसने सिर्फ उंगली के एक इशारे से उसकी सोल को शैटर कर दिया। और इसी के साथ ही ज़ूफेन सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्या ये यहाँ पर मेरा दुश्मन है या फिर मेरा दोस्त है। कि ब्लैक बियर्ड सुप्रीम जो होते हैं हमारे ज़ूफेन से कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये हमारे डबल ड्रैगन मैनर के लिए एक बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी कि तुम्हारे जैसा एक बहुत ही हाई लेवल का टैलेंटेड बच्चा इस बार लोअर 3 सेक्टर से निकलकर आगे आने वाला है। हमें यहाँ पर देखने के बाद हम दोनों सुप्रीम्स को अपने अपने डिसाइपल की याद आ रही है। हमारा डिसाइपल भी कभी तुम्हारी तरह ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हुआ करता था, या फिर ऐसा समझ लो कि तुम उससे नेचर में काफी ज्यादा अलग हो। तुम्हारा ज़ूफेन वहाँ पर सोच रहा था कि मैं इसके एक्सप्रेशंस को समझ नहीं पा रहा कि ये बुढ़ा आदमी यहाँ पर क्या कहना चाहता है। इसने जिस डिसाइपल की बात की वो तो श्योरली यहाँ पर डैन किंगशैंग ही होने वाला है, लेकिन इस मतलब क्या था कि अपने डिसाइपल की वजह से ये एक्साइटेड है या फिर यहाँ पर अपने डिसाइपल से ये बहुत ज्यादा नाराज है। अगर ये अपने डिसाइपल से नाराज है तो फिर ये अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारेंगे, लेकिन अगर ये अपने डिसाइपल से अभी भी प्यार करते हैं और इनके मास्टर डिसाइपल का रिलेशनशिप अभी वैसा ही है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे इसका काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि ये अपने डिसाइपल की याद में मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं। लेकिन मैं इस बुढ़े आदमी के दिमाग को पढ़ नहीं पा रहा है, ये बुढ़ा आदमी यहाँ पर सोच क्या रहा है। हमारा ज़ूफेन अब यहाँ पर ये सोच रहा था कि इस बुढ़े खुसट के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि ये डिमोनिक कल्टीवेटर है, तो ये यहाँ पर किसी न किसी फायदे के लिए इसने ये सब कुछ किया होगा। तो उसके माइंड को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, उसको बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर मास्टर सोच क्या रहे हैं। और इसी के साथ
साथ ही हमारा जूफैन जो होता है वहाँ पर फाइटिंग मूड में आ जाता है, जबकि एल्डर से कहता है कि लड़के जहाँ पर डरने की जरूरत नहीं और ना ही जहाँ पर फाइटिंग मूड में आने की जरूरत है। अगर मैं जहाँ पर तुम्हारे लिए आया होता तो फिर तुम्हारे पर अटैक करता, ना कि मास्टर लू के पर अटैक करता। तुम्हारे लिए जहाँ पर उस बुढ़े घुसट को मार डाला, तो अगर तुम यहाँ पर अभी भी ये सोच रहे हो कि मैं उसकी साइड के ऊपर हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ही गलत सोच रहे हो। तुम्हारा जूफैन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मैं इसकी बात के ऊपर भरोसा क्यों करूंगा, और इसी के साथ ही उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि एग्जॉल्टेड सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर मेरी मदद की। जबकि मास्टर से कहता है कि लड़के, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही काशियस खेल रहे हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे जब तक समझ नहीं लोगे तब तक तुम मेरे सामने अपने सारे कार्ड्स को नहीं रखने वाले। और इसी के साथ उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, और तुम यहाँ पर इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के बदले में तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जूफैन कहता है, अगर ऐसी बात है, अगर आपको मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए मेरी मदद करने के बदले में, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। और माँ जूफैन पीछे की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं, बेवकूफ बच्चे, यहीं पर रुक जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से चुपचाप जा सकते हो? और साथ ही उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इस बात से डर रहे होगे, इस वजह से तुम यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे हो कि एक एग्जाल्टेड डबल ड्रैगन मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारा जूफैन उसे कहता है कि सर, आपने कहा कि आप यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए थे, आपने मेरी जान बचा दी, कल्प्रिट को मार दिया, अब यहाँ पर बचा क्या है? अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए नहीं तो फिर आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं? आपने कहा ना कि आपको मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मास्टर से कहता है कि लेकिन लड़के, तुम यहाँ पर से जाने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैंने यहाँ पर तुम्हें बचाया और मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर प्रॉपरली इस बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। तुम्हारा जूफैन उसे कहता है कि सर, ये बात तो आपने खुद यहाँ पर कही ना कि आप यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए थे, और आप बिना किसी वजह के यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हैं, यानी आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात आपने खुद कही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पर आपका कोई भी फेवर नहीं है, ना ही मैं यहाँ पर आपका कोई फेवर रीपे कर सकता हूँ। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये बुढ़ा घुसट जो है, ये यहाँ पर किसी न किसी प्लानिंग के साथ तो यहाँ पर आया होगा। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर उस पॉइंट के ऊपर नहीं आ पा रहा। ये बहुत ही जल्दी उस पॉइंट की बात करेगा जिसके लिए यहाँ पर आया था, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये मेरे खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सामने वाले एल्डर उसे कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं बात को जरा घुमा कर करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए मास्टर लू को मार डाला और तुम्हारी मदद हो गई, तो अब बदले में तुम्हें भी यहाँ पर मेरी मदद करनी चाहिए। तुम्हारा जूफैन कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? तो वो उसे कहते हैं कि जरा सोच कर देखो, अगर तुम यहाँ पर मास्टर लू को मार डालते तो फिर क्या होता? यहाँ पर पूरी की पूरी जो उनकी बीस्ट टेमिंग सेक्टर वो तुम्हारे पीछे लग जाते। लेकिन अब जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए मास्टर लू को मार डाला है, तो बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग कभी भी यहाँ पर मेरे खिलाफ तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मास्टर लू की मौत जो है वो यहाँ पर रूल्स के मुताबिक हुई है। तुम्हारा जूफैन उसे कहता है, लेकिन फिर भी वो लोग तो मेरे पीछे ही आने वाले हैं, क्योंकि मास्टर लू यहाँ पर मुझे अपने प्लान का शिकार बनाने वाले थे और मुझे यहाँ पर अपनी इल्यूजन में फंसाकर मारना चाहते थे, और उनके सभी डिसाइपल्स की मौत मेरी वजह से हुई है। तो पूरे का पूरा बीस्ट टेमिंग सेक्टर तो मेरे ही खिलाफ है। अगर आप वाकई में यहाँ पर मेरी मदद करना चाहते हो तो क्यों ना आप जाओ जाकर पूरे के पूरे बीस्ट टेमिंग सेक्टर को बर्बाद कर दो, किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ो, फिर मेरी मदद हो जाएगी। तो मास्टर आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जब हमारे प्रेशियस डिसाइपल ने जहाँ पर वेस्टर्न लैंड्स को लेवल करने की बात की थी, हमने उस वक्त उसका साथ नहीं दिया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर पूरे के पूरे बीस्ट टेमिंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा? हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो जूफैन पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है, तो फिर ठीक है, जहाँ पर तुम्हें मेरा फेवर नहीं चाहिए और मुझे तुम्हारा फेवर नहीं चाहिए, और जहाँ पर किसी का किसी के ऊपर कोई फेवर नहीं, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एल्डर फिर से चलाकर उसे कहता है कि यहीं पर रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारा जूफैन कहता है, तो फाइनली यहाँ पर यह पॉइंट की बात करने वाला है। तो उसी के साथ ही ब्लैक बियर्ड एल्डर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अब और ज्यादा एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं तुमसे डायरेक्टली बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर तुमसे जो बात करने वाला हूँ, असल बात यह है कि मैं तुम्हारे पर एक बैन लगाने के लिए आया हूँ। हम दोनों डबल ड्रैगन ट्विंस ने इस बारे में सोचा और उसके बाद तुम्हारे पर एक बैन लगाया जा रहा है। चाहता है कि तुम लोअर 3 सेक्टर्स और मिडिल 3 सेक्टर्स की फाइट में हिस्सा ना लो। तुम्हारे जितने बाकी डिसाइपल्स हैं वो सारे इन फाइट्स में हिस्सा लेंगे, और अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर तुम अपर 3 सेक्टर्स के डिसाइपल से फाइट कर सकते हो। तुम्हारा जूफैन कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर मुझसे क्या कह रहे हो? तुमने यहाँ पर मुझसे इस बारे में पूछा भी नहीं और खुद ही तुमने यहाँ पर इस बात का फैसला कर लिया कि मैं यहाँ पर तुम मेरे पर एक बैन लगा सकते हो। तो वो उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर सारे के सारे रूल्स को देखते हैं और रूल्स के साथ ही हम लोग यहाँ पर सभी को कंपनसेट करते हैं। हम लोग यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर में क्या करते हैं, जितने भी दूसरे सेक्टर्स होते हैं वो सभी लोग आकर फाइट करते हैं और अपनी पावर्स को शो ऑफ करवाते हैं, और उसी के बाद में पता चल जाता है कि वो सभी सेक्टर्स का लेवल क्या है और सभी को यहाँ पर रैंकिंग्स दी जाती हैं। लेकिन जबकि लोअर 3 सेक्टर्स में से तुम्हारी पावर लेवल बहुत ज्यादा है और अभी तक तुमने एक पूरे के पूरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है, और अगर तुम यहाँ पर किसी दूसरे सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे या फिर कोई दूसरा सेक्टर जो है तुम्हारे डर की वजह से फाइटिंग में हिस्सा ही नहीं लेता, तो फिर
बताओ कि हम लोग यहाँ पर दूसरों की पावर लेवल को कैसे जांच पाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स और लोअर 3 सेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम यहाँ पर अपर 3 सेक्टर्स के एक फाइटर में से हो, इसी वजह से तुम्हें अपर 3 सेक्टर्स में ही फाइट करनी चाहिए। तुम्हें इस बात में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा डीमन स्कीमिंग सेक्टर जो तुम्हारे बिना यहाँ पर फाइट को हार जाएगा, नहीं, तुम्हारे डिसेबल जो है वो पूरी तरह से इसलिए इस लायक है कि वो मिडिल 3 सेक्टर्स को हराकर तुम्हें अपर 3 सेक्टर्स में पहुंचा दें, और जैसे अपर 3 सेक्टर में तुम्हारी फाइट स्टार्ट होगी तुम वहां पर फाइट कर सकते हो। मासूफन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पर अपर 3 सेक्टर्स के लिए एम कर रहे हैं। मास्टर ब्लैक बियर्ड उसे कहता है कि तुम सभी डिसेबल्स को देखकर ही मैं बता सकता हूँ, तुम्हारे सभी डिसेबल जो इथीरियल स्टेज में है, इसका मतलब यह है कि वो सभी लोग यहाँ पर इस लायक है कि वो अपर 3 सेक्टर्स में हिस्सा ले सके और अपर 3 सेक्टर में पहुंच सके। मासूफन उसे कहता है कि ये बात तो ठीक है कि मेरे डिसेबल जो है वो यहाँ पर मुझे ऊपर 3 सेक्टर में पहुंचा सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैं ये करूंगा क्यों जब तक कि मुझे यहाँ पर इस बारे में पता नहीं है कि मुझे इससे क्या फायदा होने वाला है। तो ब्लैक बियर्ड उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि लड़के मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है, इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए। तो मासूफन कहता है कि मैं यहाँ पर खुद भी ये सब कुछ कर सकता था। तो वो उसे कहते हैं लड़के तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ पूरी तरह से जस्टिस से पेश आ रहा हूँ। मैंने मास्टर लू को तुम्हारे लिए मारकर यहाँ पर तुम्हारे रास्ते को साफ किया क्योंकि उसका प्लान तो तुम्हें मारने का था। अगर वो यहाँ पर तुम्हारे डिसेबल में से किसी और को मार डालता तो फिर तुम यहाँ पर उसका क्या ही उखाड़ लेते। तुम्हारा जूफन कहता है कि मुझे आपकी बात की समझ आ गई, और इसी के साथ जूफन कहता है तो फिर ठीक है हमारी डील हुई, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं बीच की फाइट्स में हिस्सा नहीं लेने वाला। अति उनसे कहता है अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं कहना तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और जाकर वो अपनी सिस्टर्स को उठा लेता है। जबकि ब्लैक बियर्ड उसे कहते हैं ये बात हमारे डबल ड्रैगन मैनर की इज्जत की है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुमसे प्राइवेट में बात कर रहे हैं और इस बात के बारे में किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, तुम्हारे एल्डर्स को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारा जूफन कहता है कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके डबल ड्रैगन मैनर के जितने भी गंदे काम है उन सभी को यहाँ पर लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं लेकर आऊंगा। और इसी के साथ जूफन वहाँ पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मास्टर ब्लैक बियर्ड जो होते हैं वो अपने ट्विंस व्हाइट बियर्ड से कहते हैं मुझे लगता है कि ये लड़का जो है ये कुछ ज्यादा ही समझदार है, जितना ज्यादा ये समझदार है उतनी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग भी है और इसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। मुझे लगता है कि इस लड़के की सोच जो है ये बहुत ज्यादा बड़ी है और ये हमेशा बिगर पिक्चर की तरफ देखता है, यानी कि ये आगे आने के फ्यूचर के बारे में सोच लेता है कि आगे क्या होने वाला है। व्हाइट बियर्ड उसे कहते हैं लेकिन इस लड़के का गुस्सा हमारे डिसाइपल के जैसा ही है, अगर इसे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया तो फिर यहाँ पर बिल्कुल हमारे डिसाइपल शैन की तरह ही बिहेव करने वाला है। जो लड़का फिर से वैसे ही निकला जैसा शैन था तो फिर मुझे लगता है कि हम दोनों यहाँ पर बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ब्लैक बियर्ड उसे कहते हैं कि बाय मी हम लोगों का काम ही यही है कि हम लोग यहाँ पर जितने भी डिमोनिक और राइटर कल्टिवेटर हैं उन सभी कल्टिवेटर्स को यहाँ पर एक बैलेंस में रखें, ये हमारा ही तो काम है। ड्रैगन मैनर का कभी काम ये हुआ करता था कि हम लोग यहाँ पर से सबसे बेस्ट टैलेंट्स को ढूंढे ताकि यहाँ पर सबसे बेस्ट टैलेंट्स सबसे बेस्ट कल्टीवेशन वाले डिसेबल्स को ट्रीट किया जा सके और उन्हें यहाँ पर रिसोर्सेज दिए जा सके ताकि वो महान बन सकें। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है डबल ड्रैगन फाइटिंग जो है ये जो अरीना यहाँ पर जो फाइट्स होती हैं वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज तक सीमित रह गई हैं। जितने भी कल्टीवेटर्स और जितने भी फाइटर्स यहाँ पर आते हैं वो सभी सेक्टर्स के लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के लिए फाइट करते हैं या फिर पोजीशंस के लिए फाइट करते हैं। उनमें से कोई भी यहाँ पर ये नहीं सोचता कि हम लोग यहाँ पर उनमें से टैलेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार फिर से हमें यहाँ पर वैसा ही एक टैलेंट मिलने वाला है। तो व्हाइट बियर्ड बाय मी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग भी यहाँ पर वेस्टर्न लैंड्स की तरह काफी ज्यादा बदल गए हैं, जिस तरह से वक्त बदल गया उसी तरह हम लोग भी यहाँ पर बदल गए और हम लोग ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज को ही बांटने के ऊपर ध्यान दिया और कभी यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचा कि शैन की तरह हमें दोबारा यहाँ पर कोई कल्टीवेटर मिल सकता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये लड़का यहाँ पर सब कुछ चेंज कर देगा। इस लड़के के यहाँ पर आने के बाद ये जो कंपटीशन होगा ये काफी कुछ बदल कर रख देगा। ब्लैक बियर्ड मास्टर जो होते हैं व्हाइट बियर्ड से कहते हैं कि अगर शैन यहाँ पर वापस हमारे पास आ जाता है तो मैं यहाँ पर उसको तलवार वापस कर दूंगा। तो व्हाइट बियर्ड उसे कहते हैं कि वाकई में तुम ऐसा करोगे और इसी के साथ ही वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और उसे कहते हैं ठीक है तुम जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसा करो। मिडिल 3 सेक्टर्स का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है और कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर सभी कंपटीटर्स और सभी सेक्टर्स के लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर डीमन सोल सेक्टर के लोगों को दिखाता है कि डीमन सोल सेक्टर जो कि हान फैमिली के लोग होते हैं वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। इसी के साथ ही वहाँ पर दूसरे सेक्टर की एंट्री होती है जो कि मिडिल 3 सेक्टर्स में से टॉप लेवल पर होता है और उनका नाम स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर होता है। तो स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के लोग जैसे वहाँ पर आते हैं सभी लोग उनकी तरफ देखते हैं और इसी के साथ ही यंग मास्टर हान जो होता है वहाँ पर एक लड़के की तरफ देखता है जिसका नाम वैन टाओ होता है। तो वैन टाओ का टाइटल होता है जेंटल स्वॉर्ड का। तो वैन टाओ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जबकि सेकंड यंग मास्टर हान कहता है कि ये तो इस वक्त इथीरियल स्टेज के 4th लेवल पर पहुंच चुका है। फर्स्ट यंग मास्टर हान कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये भी अब यहाँ पर एक जीनियस बन चुका
चुका है और अपनी जनरेशन में ये हमारे साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी के साथ ही वेंटाओ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर हाँ देखो तो जरा, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अरसा में अपने आप को सेकंड लेयर पर पहुंचा चुके हो, तुम इस वक्त 3 स्टेज के सेकंड लेयर पर पहुंच गए हो। तो वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जरा अपनी तरफ तो देखो, तुम यहाँ पर 3 स्टेज के 4th लेवल तक पहुंच चुके हो, यानी कि तुम मुझसे भी आगे निकल चुके हो। तो जेंटल स्वॉर्ड उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस बात को गलत समझ रहे हो, मैं तो बस बॉस द ऑनेस्ट हूँ, मैं यहाँ पर बस आराम से ट्रेनिंग करता हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच गया। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम लोग यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स की फाइट देखने के लिए क्यों गए थे? क्या तुम सभी लोग भी उस लड़के की फाइट देखने के लिए गए थे जिसने यहाँ पर 20 टेमिंग सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उनके सभी डिसाइपल्स को एक ही झटके में मार दिया? क्या वो वाकई में एक बहुत बड़ा बिग शॉट है? क्या तुम मुझे उसके बारे में बताओगे? नहीं। तो फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है कि जैसे वो यहाँ पर आएगा तुम खुद ही उसकी फाइट को देख लेना और तुम्हें पता चल जाएगा। इसी के साथ ही वेंटाओ से कहता है कि अब बस भी करो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस सीक्रेट को अपने पास रखना चाहते हो, तुम मेरे साथ इसको शेयर नहीं करना चाहते। अब इस बात का क्या मतलब है कि तुम सारी सीक्रेट्स अपने पास ही रखो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पता? साथ ही वो उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि उस लड़के को तुमसे भी ज्यादा बेहतर जानता है। तो वो कहता है कि जूनियर ब्रदर जरा इसको बताओ तो सही, तुम कौन और कहां से आए हो? इसी के साथ ही वहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम जी टियानशांग होता है। तो जी टियानशांग जो होता है ये टियानजू के स्वर्ड सेक्टर का यंग मास्टर है। आपको याद हो तो जिस लड़की के लिए हमारे ज़ूफैन ने अपना बाजू कटवाया था, ये उस लड़की का ब्रदर भी है। वेंटाओ लोगों से कहता है कि देखा, ये लड़का टियानजू से और वो लड़का भी टियानजू से और दोनों ने एक बार एक दूसरे से फाइट भी की थी। इसका मतलब यह है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। और यंग मास्टर हान जो होता है उसकी बात को इग्नोर कर देता है और इसी के साथ ही सभी ऑडियंस जो होती है वहां पर हीवन ट्रेनिंग सेक्टर के लिए रूट करना शुरू करते हैं। वहां पर तीसरा सेक्टर पहुंच जाता है जो कि मिडिल 3 सेक्टर्स में से होता है। वेंटाओ कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे उनके पास से काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि हीवन ट्रेनिंग सेक्टर जो है ये उन 3 मिडिल सेक्टर्स का गार्डियन सेक्टर था, यानी टियानजू का गार्डियन सेक्टर्स में से उनका टॉप लीडर था। इसी वजह से मुझे लगता है कि उनके पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और वो जल्दी से भागता हुआ उनकी तरफ चला जाता है और कहता है कि यंग मास्टर हाँ प्लीज मुझे माफ करना, मैं अभी जाकर उनके पास इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तो इसी के साथ ही थर्ड ब्रदर आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्रदर वेंटाओ के बारे में कहा जाता है कि ये इनका जो है सबसे बेस्ट जीनियस है। क्या तुम्हें लगता है कि ये वाकई में बेस्ट जीनियस है? इसकी हरकतों से तो नहीं लगता। और इसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है क्योंकि वो यहाँ पर तुमने अभी तक इससे फाइट नहीं की, इसी वजह से तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। जब ये यहाँ पर तलवार पकड़ता है तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। तो बिल्कुल एक भेड़ के खाल के अंदर एक भेड़िया है। जब तुम इससे फाइट करोगे तब तुम्हें समझ जाएगी, क्योंकि ये ट्विन ब्लेड्स को यूज करता है। ट्विन ब्लेड्स को यूज करने की वजह से इसी वजह से इसे जेंटल स्वॉर्ड कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर डबल टेक्निक को यूज करता है। इसी वजह से किसी को समझ में नहीं आती और जो सामने वाले ओपोनेंट को हरा भी देता है। इसके साथ ही वहाँ पर चौथे सेक्टर की एंट्री होती है जो कि हीलियन फ्लेमिंग सेक्टर होता है। तो हीलियन फ्लेमिंग सेक्टर के लोग वहाँ पर आते हैं। तो यंग मास्टर हान कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर सुपीरियर 3 सेक्टर्स में से भी एक सेक्टर यहाँ पर आया है। लगता है ये लोग भी ज़ूफैन को ही देखने के लिए आए हैं। मुझे तो लगता है कि इस बार अपर 3 सेक्टर्स के लोग भी यहाँ पर उस लड़के के स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसी वजह से तो ये सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सभी लोगों को भी इस बात का डर है कहीं डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग जहाँ अपर 3 सेक्टर में अपनी जगह ना बना लें। जब किसी के साथ ही डैनमो के बाद जो दूसरा डिसाइपल होता है वो योमी से पूछता है कि योमी, तुमने उस दिन फाइट को देखा था ना, क्या वो लड़का वाकई में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग यहाँ पर उसकी फाइट को देखने के लिए आए हैं? तो योमी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर क्या देखने के लिए आए हैं? सभी लोग यहाँ पर उसी लड़के की फाइट को देखने के लिए ही आए हैं। और इसी के साथ ही वो उससे पूछता है मुझे बताओ कि वो ब्रदर जैनमो के मुकाबले में कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसी के साथ ही योमी वहाँ पर खामोश हो जाती है, जबकि जैनमो वहाँ पर सोच रहा था कि अब इन्हें क्या बताऊं कि मैं उसके हाथ से मरते मरते बचा था। और इसी के साथ ही वहाँ पर दूसरे सेक्टर की एंट्री होती है कि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर होता है और उनका जो टॉप जीनियस होता है उसका नाम वो किंग क्यू होता है। तो वो किंग क्यू जो होता है वो जैनमो की तरफ आके बढ़ता है और उसे कहता है कि जैनमो, काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तो जैनमो से कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के लोग भी यहाँ पर उस लड़के से डर रहे हैं जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर आए हो। मुझे तो नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसे टॉप क्लास के जीनियस को यहाँ पर उस लड़के को देखने के लिए आने की जरूरत है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास जो वेस्टर्न लैंड्स में सबसे बेस्ट का टाइटल है वो टाइटल तुम्हारे पास है, वो लड़का ज़ूफैन छीन लेगा। तो ये बात सुनने के बाद वो किंग क्यू से कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम लोग अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर के लोग सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी के ऊपर फोकस करते हैं। हमें यहाँ पर फेम और पावर की बिल्कुल भी भूख नहीं है और हम लोग यहाँ पर किसी के सामने अपनी पोजीशन नहीं रखना चाहते और ना ही फेमस होना चाहते हैं। हमारे लिए यहाँ पर टाइटल का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मेरा टाइटल जो है वो बहुत ज्यादा इंट्रिगिंग है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर मेरा टाइटल तुम ले सकते हो। तो जैनमो से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा टाइटल लेने के लिए तो यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे हारो तो सही, एक बार तुम मुझसे हारो उसके बाद तुम्हारा टाइटल तो मेरा हो ही जाएगा। लेकिन इसी के साथ वो किंग
किंकियो से कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार यहाँ पर इस कंपटीशन में सारी की सारी टेंशन मेरे पर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार अगर मेरे पास ये टाइटल है तो ये टाइटल किसी और के पास जाने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद जानवो भी काफी हैरान होता है। तो वो उसे कहता है कि जरा मेरे जूनियर ब्रदर से मिलो। लगता है कि किसी इंसान के पास कोई टाइटल हमेशा के लिए बिल्कुल भी नहीं रहता, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर सबसे बेस्ट का टाइटल था, लेकिन अब वो टाइटल मेरा नहीं रहा। तो जैसे वहाँ पर उसका जूनियर ब्रदर आता है तो उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जी लिन है। जैसे उसे अपना नाम बताता है और साथ ही उसे कहता है कि मैं इस दुनिया में अकेला ज़ूफैन का राइवल और ज़ूफैन से सिर्फ और सिर्फ मैं ही फाइट करने वाला हूँ। तो जानवो उसे देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इस तरह की फीलिंग तो मुझे ज़ूफैन के पास से भी नहीं आई थी, जिस तरह की डेंजरस फीलिंग मुझे इस लड़के के पास से आ रही है। हालांकि ये दिखने में काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन इसके बावजूद जो ज़ूफैन की तरह ये भी एक मॉन्स्टर है। तो इस लड़के को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि एक बीस्ट जो है, ये बीस्ट किंग को देखने के बाद अपना सर उसके सामने झुका देता है, और मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे अपना सर इसके सामने झुका देना चाहिए। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर सुने तीसरे सेक्टर की आवाज आती है, जो कि राइटियस सेक्टर होते हैं। तो वो लोग उनसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर डीमन पर्च सेक्टर से, और हम लोग यहाँ पर तुम सभी लोग डिमोनिक कल्टिवेटर्स को इस बार पर्च करके रख देंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ राइटियसनेस की जीत होने वाली है। तो जानवो उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, देखो तो जरा यहाँ पर हर बार इस तरह की आकर बकवास करता है कि राइटियस सेक्टर के लोग यहाँ पर डीमंस को पर्च करेंगे, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स में से सेकंड पोजीशन भी नहीं ले पाता और हमेशा हमसे मार खाने के बाद पीछे ही रहता है। और फिर ये कहता है कि यहाँ पर हमें पर्च करने के लिए आया है। कि वो किंकियो से कहता है कि जानवो इस बार तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह से ये अपने आप को राइटियस कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस बात के ऊपर चलते रहे तब भी यहाँ पर कभी यहाँ पर डीमंस को पर्च कर पाएंगे। ये कभी भी ऐसा नहीं हासिल कर पाएंगे, ये कभी भी यहाँ पर डिमोनिक कल्टिवेटर्स को पर्च नहीं कर पाएंगे, यानी कि डिमोनिक कल्टिवेटर्स का खात्मा नहीं कर पाएंगे। डबल ड्रैगन एल्डर्स में से मास्टर हीरेन जो है वो भी तो एक डिमोनिक कल्टिवेटर है। इसी के साथ ही दोनों एल्डर्स यानी ब्लैक बियर्ड और व्हाइट बियर्ड दोनों वहाँ पर ऊपर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद व्हाइट बियर्ड उनसे कहता है चलो फिर यहाँ पर फाइटिंग को स्टार्ट करो, लेकिन साथ ही वहाँ पर दरवाजा खुलता है और यहाँ पर मिस्टिकल ह्यूमन सेक्टर और डीमन स्कीमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स की एंट्री होती है। सबसे पहले वहाँ पर हमारा ज़ूफैन खड़ा होता है। डबल ड्रैगन एक्सॉल्टेड जो होते हैं वहाँ पर कहते हैं ठीक है तुम लोग यहाँ पर कंपटीशन को स्टार्ट कर सकते हो, और इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है। वहाँ पर ह्यूमनली मिस्टिकल सेक्टर और हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग जो है एंट्री मारते हैं। हमारा ज़ूफैन सबसे आगे होता है। तुम्हारा ज़ूफैन जैसे वहाँ पर आगे आगे अंदर एंटर होता है तो वो सभी लोगों का ध्यान जो होता है ज़ूफैन के ऊपर जाता है। एल्डर्स भी वहाँ पर ज़ूफैन की तरफ देख रहे होते हैं कि ये यहाँ पर क्या करेगा, क्या ये हमारी बात को मानेगा और यहाँ पर फाइट नहीं करेगा, या फिर यहाँ पर हमारी बात को ना मानकर फाइट करेगा। तो इसी के साथ हमारा ज़ूफैन जो होता है वहाँ पर अपनी टीम को छोड़कर जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। वो ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद अपनी एनर्जी के साथ कुछ लिखना स्टार्ट करता है और उनसे कहता है जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोग इस बात को विटनेस करें। तो वो कहता है कि जहाँ पर जितने भी एल्डर्स हैं, जितने भी यहाँ पर फाइटर्स आए हैं, सभी के सभी लोग इस बात को ध्यान से नोटिस करें कि मैं यहाँ पर किसी से तब तक फाइट नहीं करने वाला जब तक कोई मुझे चैलेंज करने के लायक नहीं होता। अगर तुम में से कोई इस लेवल के बराबर है जो कि मुझे चैलेंज कर सके तो फिर यहाँ पर पहले मुझे चैलेंज कर सकता है, अदरवाइज मैं यहाँ पर फाइट में हिस्सा नहीं लेने वाला। तो उसका मैसेज पढ़ने के बाद सबसे पहले डीमन पर्ट सेक्टर का जो यंग मास्टर होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम डीमन कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर इस तरह की बात लिखने की, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई भी इस लायक नहीं जो कि तुमसे फाइट कर सके। जबकि दूसरी तरफ से अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर का यंग मास्टर वो किंकियो कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर ये लड़का क्या कह रहा है। ये लड़का कह रहा है कि ये किसी से फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन इसने जिस तरह के अल्फाज वहाँ पर लिखे हैं उसके बाद सभी लोग इससे फाइट करना चाहते हैं, यानी कि सभी लोग अब इसके दुश्मन बन गए हैं। ज़ूफैन की बात पढ़ने के बाद यंग मास्टर जीलिन जो वहाँ पर खड़ा होता है तो वो कहता है कि यहाँ पर देखो इसने क्या लिखा है। इसने लिखा है कि मैं इस जंगल का किंग हूँ और यहाँ पर इससे कोई भी फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर 9 सेक्टर्स में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसके लेवल के बराबर हो। सभी के सभी लोग लूजर्स हैं। इसमें से कोई एक ऐसा है जो कि उसकी फाइट करने के लायक है, सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर स्टेज के ऊपर आए और आकर मुझे चैलेंज करे, क्योंकि मैं किंग ऑफ बीस्ट हूँ और मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ दूसरा बीस्ट ही फाइट कर सकता है जो कि यहाँ पर किंग के टाइटल के लिए फाइट करेगा। तो वो किंग से कहता है कि वो किंग क्यों, क्या इसके बात का यही मतलब है ना। तो वो किंग क्यों से कहता है कि मेरे छोटे भाई मैं यहाँ पर तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम इसके चैलेंज को एक्सेप्ट मत करो जब तक कि कोई और इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके इससे फाइट करने के लिए वहां पर नहीं जाता। यहाँ पर बाकी के सभी सेक्टर्स के लोग जो है वो इससे फाइट करने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, यानी कि अपर 3 सेक्टर्स के सभी यंग मास्टर इस लड़के से फाइट करना चाहते हैं क्योंकि इसने यहाँ पर सभी की इंसल्ट की है। जबकि इसी के साथ ही जानवो
आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक है कि जहाँ हर सभी लोग इसे चैलेंज करना चाहते हैं और इसे फाइट करना चाहते हैं। इसे चैलेंज करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इस लड़के से फाइट को जीत पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि अगर तुम भी यहाँ पर इसे जाकर चैलेंज करते हो और इससे फाइट करते हो तो फिर तुम भी यहाँ पर इसे फाइट को जीत नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो किंग क्यू से कहता है कि यहाँ पर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे चैलेंज करके जीत पाता हूँ या नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मॉन्स्टर के फाइट से करने के लिए एक मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर को हरा सकता है। और इसी के साथ ही वो जिलिन से कहता है कि देखो हमारे पास यहाँ पर अपना एक मॉन्स्टर है। और जानवो वहाँ पर सोच रहा था कि इसने ये बात तो वाकई में सच कही, वहाँ पर मॉन्स्टर के बदले में फाइट करने के लिए एक मॉन्स्टर इनके पास भी है। ज़ूफ़ेन जो था ऊपर खड़े होकर सभी का एनालाइज कर रहा था और इसी के साथ उसकी नजर जिलिन के पड़ती है और जिलिन जो था उसकी तरफ देखकर हल्का सा हंस देता है, जिसकी वजह से हमारा ज़ूफ़ेन कहता है तो मुझे लगता है कि यही वो बंदा है जिसकी वजह से मेरी पावर जो है वो अनबैलेंस हो रही है। और इसी के साथ ही हमारा ज़ूफ़ेन भी वहाँ पर अपनी डेविलिश स्माइल देता है। फिर साथ ही वहाँ पर एल्डर्स कहते हैं कि ठीक है तुम लोग यहाँ पर फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। और ब्लैक बियर्ड एल्डर्स जो होते हैं वो बाइमी से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़का हमारे डबल ड्रैगन मैनर को ज्वाइन करने के लायक है या नहीं। तो बाइमी से कहता है कि मैंने तो पहले इस लड़के का नाम अपने पेपर के ऊपर लिख दिया था कि ये लड़का ज़ूफ़ेन जो है ये डबल ड्रैगन मैनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और उसने पेपर के ऊपर वाकई में इसका नाम लिख दिया होता है। और इसी के साथ ही वहाँ पर उनके लिए लाट्स डाली जाती है, यानी कि उनके नंबर डाले जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि अपने नंबर्स निकालो। जो रेफरी होता है वो डीमन स्कीमिंग सेक्टर के मास्टर जैंग से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 9 डिसाइपल है, क्योंकि एक डिसाइपल ने यहाँ पर फाइट करने से मना कर दिया। तो क्या तुम यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि वो फाइट नहीं करेगा? तो मास्टर जैंग कहता है कि इस बात से फर्क ही क्या पड़ता है, अगर हम लोग यहाँ पर नो फाइट करते हैं आउटकम तो वही रहने वाली है। जबकि दूसरी तरफ से वो लड़कियां गुस्सा होकर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर किसे कम मांग रहे हो। और इसी के साथ ही एल्डर उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर एक बंदे को हार मनवा रहे हो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे 2 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। और दूसरी तरफ से मिस्टिकल हीवन सेक्टर के जो लड़कियां हैं उन सभी लोगों ने अपनी फाइट को बिना फाइट के जीत लिया था, क्योंकि तुम्हारे लड़के ने 20 टेमिंग सेक्टर को कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया था। इसी वजह से उनके पास पूरे 20 पॉइंट्स और तुम्हारे पास भी 20 पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर तुम में से एक लड़का यहाँ पर फाइट नहीं करेगा इसका मतलब यह है कि वो हार मानता है और यहाँ पर 2 पॉइंट्स उनको इजाफी मिल जाएंगे। तो मास्टर जैंग से कहता है कोई बात नहीं, जी सिर्फ 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के लिए हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या बहस करेंगे। वैसे भी तो हम लोग बाकी के 18 पॉइंट्स को यहाँ पर सिक्योर करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बाकी की सारी फाइट्स को जीत जाएंगे और इन लड़कियों के पास सिर्फ एंड के पर यही 2 पॉइंट्स रहने वाले हैं। मास्टर जैंग जहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर जुन जो होते हैं अपनी लड़कियों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ पर इस फाइट को जीतने के चांसेस हैं। वो किंग चैंग से कहते हैं कि किंग चैंग मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी इस फॉर्मेशन को यूज करो, तुम चारों सिस्टर्स की फाइट को मैं यहाँ पर अरेंज करवाऊंगा। मैं एल्डर से बात करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर 4-on-4 बैटल करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो इस बार में मान जाए और उसके बाद तुम लोग अपनी स्पेशल फॉर्मेशन को यूज करके अपने ओपोनेंट्स को हरा देना। के साथ ही वहाँ पर रूहुआ से कहते हैं कि रूहुआ मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लूजी के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि लूजी जो है उनमें से ज्यादा खतरनाक है, जबकि बाकी के सभी इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट जो है वो इतने खतरनाक नहीं है और ना ही इतने पावरफुल हैं। कि दूसरी तरफ मास्टर यांग जो होते हैं वहाँ पर अपने रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी बुरी किस्मत के तुम सभी के जो लॉर्ड्स निकले हैं वो सभी के सभी यहाँ पर हेवनली मिस्टिकल सेक्टर की स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स के साथ निकले हैं, यानी कि तुम्हें उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट लड़कियों से फाइट करनी पड़ेगी और तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो इतना ही है, बल्कि उन लड़कियों में से जो उनकी लीडर है जिसको जेड स्वॉर्ड फेरी कहा जाता है, शुई रूहुआ, वो यहाँ पर उनकी लीडर है और उसकी जो हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। वो इस वक्त रेडियंट स्टेज के 9th लेयर पर है, लेकिन उसके पास जो वेपन है वो एक 7th लेवल का वेपन है। तो वो कोई गैंग से कहता है कोई गैंग क्या तुम उससे खिलाफ यहाँ पर जीत पाओगे? तो हमारा कोई गैंग कहता है कि मास्टर यांग मुझे नहीं लगता कि मैं इस फाइट को जीत पाऊंगा, लेकिन मास्टर से कहते हैं कि मुझे लगा ही था, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर पूरी कोशिश करनी होगी। उसके पास एक 7th ग्रेड का डिमोनिक वेपन है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर अच्छा वेपन हुआ फिर भी तुम्हारे पास अगर स्ट्रेंथ कम हुई तो तुम उससे फाइट में नहीं जीत पाओगे। इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर एंड के पर सारा मसला जो है वो स्ट्रेंथ के ऊपर ही खत्म होगा। जबकि हमारा ज़ूफ़ेन उसकी बातें सुन रहा था और आगे बढ़ता है और कहता है हमारे पास यहाँ पर 6 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं और 6 लोग अगर यहाँ पर उनकी 6 लड़कियों को हरा देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर 12 पॉइंट्स मिल जाएंगे और हम लोग बड़ी आसानी से इस फाइट को जीत जाएंगे और वो लोग हार जाएंगे। तो वो कोई गैंग से कहता है कि तुम तीनों को यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम तीनों हार भी जाते हो तब भी कोई मसला नहीं है। और वो तीनों इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। जबकि मास्टर यांग उसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर कौन आकर बात कर रहा है जिसने खुद यहाँ पर सभी से कह दिया कि वो फाइट नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें यहाँ पर जीतने और हारने की इतनी टेंशन है तो फिर खुद क्यों नहीं फाइट करते? क्योंकि हमारा ज़ूफ़ेन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि इस बेवकूफ को मैं कैसे बताऊं कि यहाँ पर ब्लैक बियर्ड एल्डर ने मुझे यहाँ पर बैन लगाया हुआ है कि मैं फाइट नहीं करूंगा। अगर मैं यहाँ पर फाइट करूंगा तो
तो हमारे पूरे के पूरे सेक्टर को एनाइलेट कर देंगे। उसके बाद क्या अच्छा रहेगा कि हमारा जो डीमन स्कीमिंग सेक्टर है वो यहाँ पर पोजीशन लेने के लिए आया था और यहाँ पर से हमेशा के लिए पोजीशन से निकल जाएगा।